सुबह थोड़ी देर हो चुकी थी जब लावण्या राउत की नींद अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनकर खुली। क्या है? वो गुस्से में चिल्लाई। कल रात देर तक बिल के साथ चैटिंग करने की वजह से वो बिल्कुल भी उठने के मूड में नहीं थी। मिस, मैडम आपको अपने ऑफिस में बुला रही हैं। दरवाजे के पीछे से एक मीट की आवाज़ आई। ये सुनते ही लावण्या तुरंत खड़ी हो गई। उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि अपनी माँ अमृता को कभी इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे गई और अपनी माँ के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी हो गई। अंदर आ जाओ। दरवाजे को खटखटाने से पहले ही अमृता की हल्की मुस्कुराहट वाली आवाज़ आई। चलो अच्छा है, माँ का मूड आज थोड़ा सही लग रहा है, लावण्या ने सोचा और दरवाज़ा धकेलकर अंदर चली गई। अमृता अपने डेस्क पर बैठी कुछ पेपर्स को बहुत ध्यान से देख रही थी। बैठो, अमृता ने कहा और लावण्या जल्दी से चेयर पर बैठ गई। मेरे पास एक बड़ी खबर है, पर अब हमारे प्लान्स बदलने पड़ेंगे, अमृता बोली। कौन से प्लान्स? लावण्या ने पूछा। उसके खानदान के इतने सारे प्लान्स होते थे कि वो खुद गिनती भूलने लगी थी। तुम्हारे होने वाले पति के बारे में। मैं उसे असैसिनेट करने का सोच रही थी। अमृता की बात बीच में ही काटते हुए लावण्या बोली। हाँ, प्लीज़ जल्दी कीजिए, स्कूल शुरू होने से पहले। बिल 1 महीने में यहाँ होगा। बेवकूफ़, मैं उसी की बात कर रही हूँ। अब बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। तरन तुमसे झूठ बोल रहा था। वर्धन फैमिली की मंथली मैगज़ीन आ गई है। आर्यव ने रिचुअल में एक फुल प्लेयर बनने में कामयाबी हासिल की है। मुझे नहीं पता उसकी क्लास या अथॉरिटी क्या है, पर इंदुमती उससे इतनी इम्प्रेस हुई कि उसने उसे एलीट हेयर का स्टेटस दे दिया है। अमृता ने अपनी बेटी को एक महंगी मैगज़ीन दी जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखे थे। सबसे पहला नाम आर्यवर्धन का था, जो एलीट हेयर्स की कैटेगरी में अकेला था। दूसरी तरफ उसकी एक तस्वीर थी। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। इस फोटो में वो कॉन्फिडेंट, ताकतवर और ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। लावण्या का मुंह खुला का खुला रह गया। इसे देखो, ये ज़रूर किसी हाई चार्म वैल्यू या ब्लडलाइन अवेकनिंग का असर है। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो इंदुमती उसे भविष्य में कोई बहुत बड़ी पोजीशन देने वाली है। क्या ये इंदुमती की कोई चाल हो सकती है? लावण्या ने पूछा। उसकी आंखें अभी भी आर्यव की फोटो पर ही थी। अगर उसे पहले पता होता तो उसे तरन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नामुमकिन है। दूसरे फैक्शंस इंदुमती पर कड़ी नज़र रखते हैं। अगर उसे ये रैंक मिली है तो मतलब वो इसके लायक है। बस अफसोस ये है कि वो पेट्रियार्क सीट के लिए खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बाप से सिर्फ एक ही बेटा कैंडिडेट बन सकता है और उसका बड़ा भाई पहले से ही रेस में है। अब तुम्हें आर्यव के करीब आने का मौका ढूंढना होगा, अमृता ने कहा। लेकिन बिल का क्या? लावण्या बोली। बिल भी हैंडसम था, उसे भूल जाओ। और ध्यान रहे, आर्यव को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके पीछे किसी और से मिल रही थी। लावण्या घबराकर बोली। पर मैंने बिल से वादा किया है कि स्कूल में मिलने पर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। मैंने उसे अपनी कुछ प्राइवेट फोटोज भी भेज दी हैं। अमृता का मन किया कि अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारे। वो बहुत ज़्यादा बेशर्म थी, इसीलिए परफॉर्मेंस अच्छी होने के बावजूद उसे फैमिली में कोई बड़ी रैंक नहीं मिली थी। अचानक अमृता के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। बिल को इग्नोर करना शुरू करो, फिर स्कूल जाने से पहले उसे एक मैसेज भेजना कि आर्यव तुमसे शादी करने पर जिद कर रहा है और तुम एक संस्कारी लड़की होने के नाते उससे कभी नहीं मिल सकती। लावण्या ने डरते हुए पूछा। पर क्या इससे वो बहुत गुस्सा नहीं हो जाएगा? अमृता शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली। वही तो मैं चाहती हूँ। बिल गुस्से में होश खो देता है। वो पक्का आर्यव को लाइफ एंड डेथ डुएल के लिए चैलेंज करेगा। जो भी हो, जीत हमारी ही होगी। लेकिन मेरी शादी बर्बाद हो जाएगी, लावण्या ने कहा। जरूरी नहीं है। अगर आर्यव ने बिल को मार दिया तो तुम्हारी शादी आर्यव से ही होगी, क्योंकि लड़ाई बिल ने शुरू की थी। और अगर बिल जीत गया और आर्यव मर गया तो मैं तुम्हारा रिश्ता आर्यव के भाई मोहन से करवा दूंगी, जिसके पेट्रियार्क बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे जब बिल को फैमिली से निकाल दिया जाएगा। लावण्या ने मुंह बनाते हुए कहा। पर मुझे मोहन पसंद नहीं है, उसे प्रोस्टिट्यूट्स का चस्का है। फिर उसने सोचा कि बिल तो वैसे भी गया काम से। इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम जा सकती हो, अमृता ने कहा। लावण्या मैगजीन लेकर नीचे बेसमेंट में चली गई। धीरे धीरे 3 मर्द एक बड़ी और सुनसान मैंशन की तरफ बढ़ रहे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी और 2 नौजवान। वो अजीब दिख रहे थे, जैसे किसी पुरानी कुंफू मूवी के सेट से आए होंगे। क्या तुम श्योर हो कि वो यहीं हैं? बड़े आदमी ने पूछा। हाँ एल्डर, स्टेशन से पहले रेस्टोरेंट और फिर सीधा यहीं आया। मैंने पूरी रात पहाड़ी से नजर रखी, कोई बाहर नहीं निकला। दूसरे नौजवान ने कहा। यहाँ सिर्फ एक अमीर लड़का और 4 मेड्स रहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन लगाओ और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एल्डर ने कहा और गुरूर के साथ गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर खड़ा गार्ड, जो अभी अभी वॉशरूम से आया था और अपनी फंसी हुई जिपर बंद करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें देखकर बोला। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? एल्डर ने अकड़ कर कहा। मैं आकाश को ढूंढ रहा हूँ, वो कल यहीं आया था, हम उसके कजिन्स हैं। गार्ड ने कान साफ करते हुए सोचा कि ये लोग कौन से जमाने के हैं, कोई प्रैंक तो नहीं है। ये किसका मेंशन है?
एल्डर ने पूछा, जबकि उसका चेला गार्ड के पीछे चुपके से फॉर्मेशन का झंडा लगा रहा था। ये आर्यवर्धन का है, जो शिखर मीडिया ग्रुप के नए सीईओ हैं। मैं अंदर फोन करके पूछ सकता हूँ, पर अगर मास्टर गुस्सा हो गए तो मेरी खैर नहीं। इसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, गार्ड ने हाथ से पैसे का इशारा करते हुए कहा। एल्डर ने गेट को हल्का सा धक्का दिया और उसे आसानी से तोड़ दिया। गार्ड शॉक रह गया कि ये कैसे सुपर ह्यूमन है। वो फोन उठाने ही वाला था कि उसका सर कटकर जमीन पर गिर गया। उसका आखिरी ख्याल था, मैं अपनी जिपर बंद करना भूल गया। चैप्टर 81 द सीज ऑफ वारधान मैंशन। पैरावाइज ट्रांसलेशन। मीरा और हेमा जिम बिल्डिंग के उस बेसमेंट में थी जहां शूटिंग रेंज बनी हुई थी। वो सभी लड़कियां यहां भोर यानी डॉन से ही अपनी पहली गन लेसन के लिए आई हुई थी। शुरू में तो वो डर रही थी, पर बंदूक चलाने के रोमांच ने उन्हें थोड़ा ज्यादा ही ट्रिगर हैप्पी बना दिया था। आज के लिए इतना ही काफी है, हेमा ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा जब उसने ट्विंस को बेसमेंट में आते देखा, जो ये बताने आई थी कि नाश्ता तैयार है। अब अपनी गन सिक्योर करो। और हेमा अचानक चुप हो गई और गुस्से में दरवाजे की तरफ देखने लगी। मीरा ने भी वही किया। कोई घुसपैठिए आए हैं। किसी ने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इस मैंशन को बाकी दुनिया से अलग कर दिया है। तुम लड़कियां यहीं रुको और अपनी गन्स अपने पास ही रखो, हेमा ने कहा और बाहर निकलने लगी। थीटा ने डर के मारे पूछा, क्या वो हमारे लिए आए हैं? जरूरी नहीं है। मान्या, माया, राइफल उठाओ और मेरे पीछे आओ। मीरा, आप भी, हेमा ने कहा और अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया, पर फिर काट दिया। सारे फ़ोन्स जैम कर दिए गए हैं, हमें अपने दम पर ही लड़ना होगा। मीरा ने जल्दी से एक खंजर, एक छोटी गन और एक रॉकेट लॉन्चर उठाया और बाहर निकल गई। बेटा, तुम बाकी लड़कियों का ख्याल रखना। बेटा ने सिर हिलाया और डर से कांपती लड़कियों को तसल्ली देने लगी, जबकि मान्या और माया ने अपने हथियार उठाए और हेमा के पीछे चल दी। वो जल्दी से ऊपर की मंजिल पर पहुंचे और खिड़की से बाहर झांका, पर कुछ नजर नहीं आया। अफसोस की बात थी कि उन्होंने अभी तक कोई सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया था। मुझे कोशिश करने दीजिए, मीरा ने अपनी सर्विस स्किल एक्टिवेट करते हुए कहा। ये दूर तक काम करती थी, पर एक्यूरेसी थोड़ी कम थी। 3 दुश्मन हैं, वो मेन रोड से धीरे धीरे मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम अभी निकले तो उनसे रास्ते में मिल सकते हैं, मीरा ने बताया। हेमा आंटी, आप ट्विंस के साथ जाइए, मैं मैंशन के अंदर परछाइयों में छुप जाऊंगी। तुम दोनों मीरा के साथ अंदर ही रुको, मैं उनसे अकेले फ्रंट डोर पर मिलूंगी, हेमा ने कहा और अपनी स्कर्ट के नीचे से एक खंजर निकालकर अपनी आस्तीन में गन के साथ छुपा लिया। उन्हें मेन बिल्डिंग तक पहुंचने में 5 मिनट लगे। खिड़कियों से उन्होंने देखा कि 3 लोग लंबे चौघों में दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूर ही रहने की कोशिश करना, वो मार्शल आर्ट्स के उस्ताद लग रहे हैं। वो 2 नौजवान थोड़े ताकतवर हैं, पर उनका टैलेंट कचरा है। वो बुढ़ा खतरनाक है, उसे मुझ पर छोड़ दो, हेमा ने अपनी टैलेंट मेजरिंग स्किल का यूज़ करके कहा और शान से अपने कपड़े झाड़कर बाहर निकल गई। जब हेमा दरवाजे से बाहर निकली तो वो तीनों मेहमान दरवाजे से कुछ ही फीट दूर थे। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप जानते हैं कि आप एक वारधान प्रॉपर्टी पर हमला कर रहे हैं? हेमा ने थोड़ा झुककर एक दिखावटी सलाम किया। वारधान? एल्डर भास्कर ने तेवर चढ़ाए और गुस्से में अपने चेले को देखा, जो हुरूर से आगे बढ़ा और चिल्लाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम वारधान हो या वारदान, ये वज्रासंघ के एल्डर भास्कर हैं। वो चेला अचानक चुप हो गया जब उसके मास्टर ने गुस्से में उसके सर पर एक जोर का थप्पड़ चढ़ा। उसके चेले इतने कामचोर थे कि उन्हें टॉप पावर्स के नाम तक याद नहीं थे। अब वो बुरी तरह फंस गए थे। उनका सेक्ट पहले से ही 3rd रेट था और पेट्रियार्क के मरने के बाद हालात और ख़राब थे। उसने पसीना पसीना होते हुए हेमा को देखा। उसके बेअकल चेले ने आज उसे मौत के कुएं में ढकेल दिया था। उसने गार्ड को मार दिया था और एक वारधानेर के मैंशन का गेट तोड़ दिया था। वो लोग सिर्फ उसका सर मांगकर ही शांत होंगे। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, मैंशन के मास्टर से माफ़ी मांगना। यंग मास्टर एक डाइविंग ट्रिप पर गए हैं, पर अगर तुम ये ब्लॉकिंग एरे हटा दो तो मैं उन्हें कॉल करने के बारे में सोच सकती हूँ, हेमा ने कहा। एल्डर ने सोचा कि अगर मास्टर यहाँ नहीं है तो काम आसान हो जाएगा। मैं अपने सेक्ट के एक मुजरिम को ढूंढ रहा हूँ, उसे हमें सौंप दो और हम चले जाएंगे। वो एक सुंदर लड़का है जो खुद को आकाश कहता है, उसने कहा और उसका लहजा अब थोड़ा सख्त हो गया था। मैं यंग मास्टर की इजाज़त के बिना किसी को नहीं सौंप सकती और आकाश यहाँ नहीं है, हेमा ने अपना खंजर तैयार करते हुए कहा। वो समझ गई थी कि ये बुढ़ा सबूत मिटाने के लिए सबको मार देगा। एल्डर भास्कर ने और बहस नहीं की और अपनी कमर से एक लचीली तलवार निकालकर हमला कर दिया। उसे पता था कि यहाँ कोई कैमराज नहीं है और यहाँ 5 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। सबको मारकर मैंशन जलाना ही उसका आखिरी बचाव था। हेमा ने अपने खंजर से बड़े उस्तादाना तरीके से हमला रोका। वारधान फैमिली के सारे नौकर फाइटिंग कोर्सेज से गुजरे होते हैं। भले ही उसके पास सिस्टम स्किल नहीं थी, पर वो कई मार्शल आर्ट्स में माहिर थी। एल्डर हैरान था कि उसका हमला नाकाम रहा। वो लेवल 25 पर था, जो उसके सेक्ट में एल्डर बनने के लिए काफ़ी था। पर वारधान खानदान में इतने लेवल वाले सिर्फ नौकर होते हैं। अंदर जाओ और मैंशन की तलाशी लो, जो भी मिले उसे मार दो, उसने अपने चेलों को हुक्म दिया। वो समझ रहा था कि वो हेमा को थकाकर हरा देगा। दोनों चेले गुरूर में अंदर घुसे, जबकि हेमा ने सिर्फ उन्हें एक झलक देखा। तुम्हारे चेले मारे जाएंगे, उसने कहा। फर्क नहीं पड़ता, उन मूर्खों की वजह से मैंने वारधान खानदान से दुश्मनी ली है, एल्डर ने कहा और फिर से हमला शुरू कर दिया। वो देख रहा था कि उसके चेले बिना किसी जांच के मैंशन में घुस गए हैं। वो मरने के ही लायक हैं, उसने खुद को दिलासा दिया।
अंदर दोनों चेलों ने दरवाजा तोड़ा और अकड़कर अंदर घुसे, पर वहां दो खूबसूरत ट्विंस यानी मान्या और माया को देखकर दंग रह गए। बड़े भाई, बाई वाली मेरी और दूसरी तुम्हारी, एक ने कहा जब उन्होंने लड़कियों को असॉल्ट राइफल्स पकड़े देखा। ये खिलौने हम पर काम नहीं करेंगे, उसने कहा, पर बदले में उन्हें गोलियों की बौछार मिली। लड़कियां मजाक के मूड में नहीं थीं, पर उसकी बात सही थी। गोलियां एक चमकती हुई पीली ढाल से टकराकर रुक गईं। ये एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है, हम तुम्हारे साथ बहुत मजे करेंगे, है ना बड़े भाई, उसने गुरूर से पूछा। पर कोई जवाब नहीं आया। उसने साइड में देखा तो उसका बड़ा भाई अपने ही खून के तालाब में लेटा था। उसका गला कटा हुआ था। वो डर के मारे पीछे हटा तो उसे महसूस हुआ कि मीरा का खंजर उसके पिछवाड़े में घुस गया था। उसे चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला और मीरा ने खंजर ऊपर खींचते हुए उसे दो हिस्सों में चीर दिया। मीरा ने ट्विंस की तरफ देखकर सिर हिलाया। वो इस खूनी मंजर से नहीं डरी थी। आर्यव के किलिंग और डिसेक्टिंग कोर्स का असर साफ दिख रहा था। मीरा खिड़की के पास गई। बाहर हेमा उस बुढ़े से संघर्ष कर रही थी। हेमा की गोलियां खत्म हो चुकी थी और उसके बाजू में चोट लगी थी। मीरा ने मान्या को रॉकेट लॉन्चर देते हुए पूछा, क्या तुम इसे चला सकती हो? मान्या ने कहा, हाँ, पर ये उस पर काम नहीं करेगा। मीरा ने कहा, फर्क नहीं पड़ता, मैं धूप में स्टेल्थ यूज नहीं कर सकती, तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही एक रास्ता है। इसे फायर करो और मेरे इशारे पर भाग जाना। लड़कियां धीरे से बाहर निकली। एल्डर को उनकी मौजूदगी का एहसास था, पर उसने उन्हें मामूली कीड़े समझा। माया ने एल्डर पर रॉकेट फायर किया। एल्डर ने अपनी ढाल एक्टिवेट की। धमाके और धुएं के बाद एल्डर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे खरोंच तक नहीं आई थी। पर जैसे ही धुआं छटा, उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। उसने सामने मीरा को देखा, जो अपना पर्दा हटाकर एक तिलिस्मी रक्स कर रही थी। पर्दा हटते ही उस डांस का असर कई गुना बढ़ गया। वो एल्डर जिसने सन्यासी की जिंदगी बिताई थी बिल्कुल सुन रह गया। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए था, पर काफी था। हेमा ने मौका देखकर पीछे से उसके दिल में खंजर उतार दिया। एल्डर हिला तक नहीं। उसका शरीर जमीन पर गिर गया, पर उसकी आंखें अभी भी मीरा पर ही टिकी थीं। मीरा ने नफरत से लाश को देखा और अपना पर्दा वापस लगा लिया। वो चाहती थी कि उसका यंग मास्टर पहला शख्स हो जो उसका रक्स देखे। जब आकाश की आंख खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो किसी के साथ स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ है। उसे आखिरी चीज बस इतनी याद थी कि किसी पागल लड़की ने उसे मारकर बेहोश कर दिया था। ये सब क्या हो रहा है? वो थोड़ा पैनिक महसूस करने लगा जब उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ, पर बैग इतना टाइट था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने धीरे से अपना सर घुमाकर देखा तो बगल में अपने बैंगनी बालों वाले यंग मास्टर आर्यव को देखकर चैन की सांस ली। उसे आर्यव के साथ होने में कोई ऐतराज नहीं था। अरे रुक जा, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, उसने खुद को डांटा। फिर उसे एहसास हुआ कि बैग में कोई तीसरा भी है। उसने थोड़ा सर उठाकर देखा तो वही एक आंख वाली ब्लॉन्ड लड़की थी जिसने उसे मारा था। वो जाग रही थी और गहरी नींद में सोए हुए यंग मास्टर को गुस्से से घूर रही थी। आकाश ने चुपचाप अपना सर नीचे किया और आंखें बंद कर ली। उसने सोने का नाटक करना ही बेहतर समझा, क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर यंग मास्टर अभी जाकर तो वो उनका सामना कैसे करेगा। इसलिए उसने थोड़ी देर बर्दाश्त करने का फैसला किया। वैसे उनके हाथ का एहसास उसकी कमर पर बुरा नहीं था। आशा बहुत गुस्से में थी। कल रात आधे घंटे तक पागलों की तरह हंसने के बाद आर्यव को प्यास लगी थी। आशा उसे मंदिर की दीवार पर बने एक छोटे से फव्वारे के पास ले गई। आर्यव ने मुंह धोया, पानी पिया और फिर अपनी चेयर पर आराम से बैठकर आशा को हुक्म दिया कि वो अपने गंदे फटीहार कपड़े उतारे और नहा ले, क्योंकि उससे बदबू आ रही थी। ये बहुत बदतमीजी थी, पर आशा ने वही किया जो उसे कहा गया था। वो रक्तदास के खौफ से अच्छी तरह वाकिफ थी और वैसे भी उसे फर्क नहीं पड़ता था। तरन और बालाराम उसके और उसकी बहनों के साथ इससे कहीं ज्यादा बुरा कर चुके थे। पर नहाते वक्त आर्यव की चमकती आंखें जो उसे देख रही थीं, उससे आशा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे इग्नोर क्यों नहीं कर पा रही। नहाने के बाद जब वो बाहर आई तो आर्यव वहाँ नहीं था। वो इतनी शर्मिंदा थी कि उसने उसे जाते हुए देखा ही नहीं। क्या वो उसके लुक से खुश नहीं था? उसके पुराने कपड़े गायब थे और उनकी जगह मर्दों के साफ कपड़े रखे थे। आशा समझ गई कि ये आर्यव के हैं। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने वो कपड़े पहन लिए और उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। जब वो मेन हॉल में वापस आई तो आर्यव ने जमीन पर एक बड़ा स्लीपिंग बैग बिछाया था और उसमें घुस रहा था। वो सुंदर बटलर पहले से ही अंदर था। अच्छा, तो ये बात है, इसका चक्कर मर्दों के साथ है, आशा ने सोचा। पर तभी आर्यव बोला, अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए जगह है। आशा ने बहाना बनाया, मुझे पहरा देना चाहिए, हम सब नहीं सो सकते। आर्यव ने हुक्म देते हुए कहा, तुमने ही कहा था कि स्पाइडर्स यहाँ नहीं आ सकते। मैं अपनी डिस्गाइज स्किल यूज करूंगा, कुछ नहीं होगा। चुपचाप अंदर आओ, ये मेरा ऑर्डर है। मैं देख सकता हूँ कि तुम मुद्दतों से ढंग से नहीं सोई हो। आशा ने मुंह बनाया, पर ना चाहते हुए भी बैग में घुस गई। 3 लोगों के लिए जगह कम थी और उस थर की आर्यव ने तुरंत अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। बस सो जाओ, उसने आंखें बंद करते हुए कहा।
आशा हैरान थी। वो सच में सिर्फ सोना चाहता था। वो उसके सामने कभी सरेंडर नहीं करेगी। भले ही उसने आशा का शरीर और आत्मा जीत ली हो, पर आशा अपना गुरूर बचा कर रखेगी। लेकिन जल्द ही थकान ने उसे हरा दिया। पिछले 6 महीनों में वो शायद ही कभी सुकून से सोई थी। आर्यव के गर्म हाथ का एहसास बुरा नहीं था। हट, मैं ये क्या सोच रही हूँ, सोचते हुए वो गहरी नींद में चली गई। सुबह बैग में थोड़ी हलचल हुई तो आशा की नींद खुली। उसे लगा आर्यव कोई गंदी हरकत कर रहा है, पर वो सुंदर बटलर आकाश था। आकाश जागते ही हालत देखकर शॉक हो गया और तुरंत सोने का नाटक करने लगा। क्या बेवकूफ़ है ये, आशा ने सोचा और फिर आराम से आर्यव का चेहरा देखने लगी। है तो ये थरकी, पर दिखता बहुत हैंडसम है। जब आर्यव जागा तो उसे अपने दोनों तरफ आकाश और आशा के जिस्म महसूस हुए। ये एहसास बिल्कुल बुरा नहीं है, उसने सोचा। उसने सोने का नाटक कर रहे आकाश और गुस्से से घूर रही आशा को देखा। अच्छी नींद आई? आज हमें बहुत सारा शिकार करना है, आर्यव ने कहा और बैग से निकलकर अंगड़ाई लेने लगा। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर वो अंदर से बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी। आर्यव ने आकाश को देखा जो अभी भी सो रहा था। ये निथल्ला लड़का कल से जागा ही नहीं जब से तुमने इसे मारा था, उसने आशा से कहा। आशा, तुम इसे उठाओ, मैं इसे स्पाइडर्स के लिए चारा की तरह यूज करूंगा। ये सुनते ही आकाश फट से जाग गया। गुड मॉर्निंग यंग मास्टर, वो खड़े होते हुए बोला। क्या मॉर्निंग, दोपहर होने वाली है, पर यहाँ सूरज कहाँ दिखता है, आर्यव ने उसे डांटा और अपने रिंग से एनर्जी बाज निकालकर उन्हें दी। फिर अपनी चेयर पर बैठकर खाने लगा। आशा ने तुरंत अपनी बार खानी शुरू कर दी। उसने जमाने से इंसानी खाना नहीं खाया था। वो सिर्फ स्पाइडर्स के बचे खुचे हिस्सों पर जिंदा थी, अपनी सर्वाइवर स्किल की वजह से। आकाश ने अपनी बार वापस कर दी। यंग मास्टर, मुझे अभी भी भूख नहीं है, आर्यव ने सर हिलाया और वो बार भी आशा को दे दी, जिसने उसे बड़े मजे से खाया। यंग मास्टर, ये कौन है, आकाश ने पूछा। ये आशा है, बेटा और बाकी लड़कियों की बड़ी बहन, और मेरी नई खिलौना, मेरा मतलब है पर्सनल मेड। आकाश हैरान था। अभी कल मिली और आज मेड बन गई। कौन सा काला जादू है ये? आशा और आकाश बातें करने लगे, जबकि आर्यव मंदिर की दीवार पर बनी तस्वीरों को देखने लगा। वहां लोग एक विशाल ह्यूमनॉइड स्पाइडर से लड़ रहे थे जो जहर थूक रही थी। ये पक्का वही ब्लैक विडो होगी, आर्यव ने सोचा। उसे लगा कि तैयारी जरूरी है, इसलिए उसने सिस्टम स्टोर खोला। स्टोर में 3 सेक्शन थे, परमानेंट माल, हीलिंग पिल्स एटसेट्रा, डेली रैंडम आइटम्स और प्लेयर मर्चेंट्स का बाजार। अचानक आर्यव खड़ा हो गया और आशा को घूरने लगा, जो अपनी चौथी एनर्जी बार खा रही थी। आकाश, मंदिर के पीछे फव्वारा है, जाओ नहा लो और तब तक मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। आकाश समझ गया कि यंग मास्टर को आशा से अकेले में बात करनी है। वो खुशी खुशी चला गया क्योंकि उसे भी नहाना था। प्यारी आशा, तुम मुझे एक बहुत ज़रूरी बात बताना भूल गई, आर्यव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें सिर्फ जानकारी और स्किल्स ही नहीं दिए, और क्या दिया है? आशा ने अनजान बनते हुए कहा। मेरी खूबसूरती, आर्यव गुस्से से बोला। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हारे लिए इतने सारे कॉइन्स छोड़े हैं। आज से तुम मेरी पिगी बैंक हो। उसने सिस्टम स्क्रीन पर एक एस्ट्रोनॉमिकल नंबर देखा। वो पैसे मेरे परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए थे, आशा ने उदास होकर कहा। मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा और ये मेरी फीस होगी, आर्यव ने कहा। आशा ने नफरत से उसे देखा और ठंडी सांस भरी। मुझे मेरे परिवार के बारे में कुछ याद नहीं है, बस किस्मत को बदलना नामुमकिन है, आर्यव ने उसे तसल्ली दी। चिंता मत करो, जो भी ले रहा हूँ डबल करके लौटाऊंगा, इसे एक इन्वेस्टमेंट समझो। रुको, तुमने किस्मत के बारे में क्या कहा? आर्यव ने हैरानी से पूछा। आशा ने बताया कि उसके परिवार ने फेट आर्टिफैक्ट का यूज करके उसे चुना था। आर्यव तुरंत आशा के पास जमीन पर बैठ गया। हिलना मत, चाहे जो भी देखो या सुनो, उसने हुक्म दिया और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। आर्यव ने अपनी डाइज ऑफ डेस्टिनी स्किल एक्टिवेट की। उसका रंग बदल गया और आंखों में येन यांग का निशान घूमने लगा। ये तो किस्मत की स्किल है, आशा चिल्ला उठी। पर जब आर्यव की आंखों से खून निकलने लगा तो वो डर के मारे चुप हो गई। आर्यव की हालत खराब थी, उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था। आशा जैसा टैलेंट और फेट वाला इंसान डंजन में कैसे फंसी रह सकती है? ये पक्का फेट का कोई बड़ा प्लान था। उसने देखा कि आशा के किस्मत के धागे ऊपर आसमान की तरफ जा रहे थे, कुछ काले मलिशियस और कुछ धुंधले, पर 2 धागे सबसे जरूरी थे। पहला लाल रंग का था, ये उनका रक्तदास का रिश्ता था, पर दूसरा सुनहरा था, जो अभी पूरा बना नहीं था। ये उसके फेटेड वन का धागा था, और आर्यव ये देखकर दंग रह गया कि वो धागा डंजन की और गहराई में जा रहा था और वहां तुषार नहीं था। सब कुछ साफ हो गया। आशा खुद कोई सायोन नहीं थी, बल्कि वो किसी सायोन की औरत बनने के लिए चुनी गई थी, और वो बंदा इसी डंजन में उनके साथ था। शिट, आर्यव चिल्लाया और थककर जमीन पर गिर पड़ा। तुमने क्या देखा? आशा ने घबराकर पूछा। आर्यव ने छत की तरफ देखते हुए एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, हम बुरी तरह फंस गए हैं। आर्यव की हालत काफी खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फेटेड वन कोई सायन है या कोई आम इंसान, पर उसका गट फीलिंग कह रहा था कि वो एक सायन ही होगा। क्या घटिया किस्मत थी। अपनी पिछली जिंदगी में वो सिर्फ 2 बार किसी सायन से मिला था। एक तो वही जिसने उसके परिवार को मारा था, और अब तुषार और आकाश के बाद ये तीसरा सायन होगा जिसे वो मिलने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया खुद उन्हें उसके रास्ते में फेंक रही है। उसके पास इस बंदे के खिलाफ ज्यादा हथियार नहीं थे। वो उसे अपना रक्तदास भी नहीं बना सकता था क्योंकि उसके स्लॉट्स पहले ही फुल थे, और अगर उसने उसे मारने या चोट पहुंचाने की कोशिश की
तो उसे मौत का झटका, लीथल बैकलैश लग सकता था, क्योंकि उसका फेट शील्ड अभी कूल डाउन पर था। आर्यव ने अपना सर घुमाकर हैरान परेशान आशा की तरफ देखा। उसके पुराने अल्फाजों ने उसे शॉक कर दिया था। चिंता मत करो, मेरा मतलब था कि मैं अभी के लिए फंस गया हूं, तुम भी फंसोगी पर बाद में, उसने कहा। ये सुनकर आशा, जो उसकी बात का मतलब पूरी तरह समझ गई थी, शर्म से लाल हो गई। थरकी, वो गुस्से में बोली और दूसरी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है। जब तरन उसे गंदी गालियां देता था तब तो वो पलके भी नहीं झपकाती थी। आर्यव ने उसके रिएक्शन को देखा और सोचने लगा, शायद जब से उसने आशा को अपना रक्तदास बनाया है, उनके फेट आपस में जुड़ गए हैं। शायद कोई मौका है। पर ये लड़की कोई बेवकूफ़ नहीं थी। आर्यव ने कल उसे टेस्ट किया था जब उसने उसे अपने सामने नहाने का हुक्म दिया था। उसने बिना किसी शिकायत के बात मानी थी। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि शुरू में तो वो मर्दों से नफरत करती थी, खासकर जो तरन ने उसके साथ किया था उसके बाद। एक ठंडी और मगरूर लड़की इतनी जल्दी इतनी सीधी कैसे बन गई? आर्यव जानता था कि उसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा था। वो टेम्परेरी तौर पर उसकी बात मान रही थी ताकि वो उसका इस्तेमाल बदला लेने और अपने परिवार को खड़ा करने के लिए कर सके और बाद में उसे रास्ते से हटा दे। सारी गुलामी वाली स्किल्स की एक कमज़ोरी होती है। अगर गुलाम की अथॉरिटी मालिक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सील टूट सकती है। और आशा, जो एक राजपूत एयर थी, उसे बस अपना लेवल बढ़ाना था। उसे लगता था कि एक दिन उसके पास इतनी अथॉरिटी होगी कि वो सील तोड़ देगी। बेचारी आशा को नहीं पता था कि जिस पल उसने आर्यव का खून चखा था, उसके सारे प्लान्स फेल होने के लिए फेट में लिख दिए गए थे। पर अब आर्यव को अपने आने वाले दुश्मन के बारे में और जानना था। क्या तुम यहाँ मेरे और आकाश के अलावा किसी और से मिली हो? उसने अचानक पूछा। नहीं, मैं ज्यादा गहराई में नहीं गई। स्पाइडर्स अंदर जाते जाते और जहरीले हो जाते हैं। वहाँ कुछ लाशें भी थी मॉडर्न कपड़ों में। शायद वही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले ये जगह ढूंढी थी, आशा ने जवाब दिया। आर्यव ने सर हिलाया और हालात का जायजा लेने लगा। इसका मतलब था कि वो सेवियर अभी हाल ही में डंजन में घुसा है। ये लड़की एक मुसीबत में फंसी हसीना थी जो यहाँ अकेली थी, और फेट ने लिखा था कि एक हीरो आएगा और उसे बचाएगा। फिर वो हीरो उसे उसके परिवार को फिर से खड़ा करने में मदद करेगा, जो आखिर में उसी का हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे तुषार का फेट उसे यहाँ बलाराम से बचाने के लिए लाया था, पर वो आशा के फेट को अफेक्ट नहीं करेगा। आर्यव एक हैकर की तरह था जिसने तुषार को एक ट्रोजन हॉर्स की तरह यूज करके आशा और उसके फेटेड वन की फेट में एंट्री मारी थी। अगर उसने अभी हालात नहीं सुधारे तो ये दुनिया उस बंदे को जल्द ही उसका दुश्मन बना देगी। तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? उसने फिर से पूछा, जिससे वो शर्मा गई। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती, उसने मुंह फेर लिया। आर्यव ने जोर नहीं दिया, वो बस क्यूरियस था कि उसका फेटेड वन कैसा होगा। तुमने क्या देखा? मैं जानती हूँ तुम मेरी फेट देख रहे थे, आशा ने अचानक पूछा। क्या तुम फेट के बारे में जानती हो? आर्यव ने हैरानी से पूछा। ज्यादा नहीं, मेरे परिवार ने इसे समझने की कोशिश की पर फेल हो गए। पर मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, जो लोग फेट में झांकते हैं वो ज्यादा लंबा नहीं जीते, उसने कहा। आर्यव ने सर हिलाया, उसे ये पता था, पर उसके पास फेट वीवर क्लास और मैसिव अथॉरिटी थी। अगर वो ध्यान से खेले तो सिस्टम को धोखा दे सकता था। क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैंने क्या देखा? उसने पूछा। हाँ, उसने मजबूती से जवाब दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बैकलैश लगेगा, पर इतना कह सकता हूँ कि यहाँ हमारा कोई खतरनाक इंतजार कर रहा है, उसने कहा। इससे पहले कि आशा और सवाल करती, पीछे से आकाश की एक जोर की चीख सुनाई दी। आर्यव तुरंत अपना खंजर निकालकर आशा के साथ वहां पहुंचा। आकाश फव्वारे के सामने खड़ी थी। उसके पीछे दीवार में एक दरवाजा खुल गया था जिसमें नीचे जाती हुई सीढ़ियां थी। ये तुमने क्या किया? आर्यव ने पूछा। ये लड़की 1 मिनट के लिए भी अकेली नहीं छोड़ी जा सकती थी। मैंने फव्वारे में एक स्पाइडर की ड्राइंग देखी तो मैं डर के मारे चिल्लाई और अपनी स्पीयर से उसे मार दिया। फिर ये दीवार खुल गई, आकाश ने शर्मिंदगी से कहा। और तुम खुद को मर्द कहती हो, आशा ने ताना मारा। आकाश ने सिर्फ उसे घूरा और आर्यव से पूछने वाली थी कि क्या करें, तभी आर्यव ने उसके सर पर एक टॉवल फेंका। अपने बाल सुखाओ, मैं और आशा अंदर जा रहे हैं, तुम गेट पर पहरा दो, आर्यव ने कहा। आकाश थोड़ा हैरान थी, पर उसे अंदर से अच्छा लगा कि यंग मास्टर उसका ख्याल रख रहे हैं। उसे नहीं पता था कि आर्यव बस डरता था कि वो और मुसीबत खड़ी कर देगी और उसे आशा से अकेले में बात करनी थी। हेमा यानी आशा फ्लैशलाइट से रास्ता दिखा रही थी। नीचे पहुंचकर उन्हें एक बड़ा हॉल मिला जहां दीवार पर एक म्यूरल थी और एक स्टोन टेबल पर 2 आर्टिफैक्ट्स रखे थे। जमीन पर अजीब सी लाइनें बनी थी जैसे कोई एलियन फॉर्मेशन हो। सावधान रहो, आर्यव ने कहा और अपनी अप्रेजल स्किल यूज की। ये सेफ है, उसने स्कैन के बाद कहा। क्या ये डंजन के रिवॉर्ड्स हैं? आशा ने हैरानी से पूछा। नहीं, आर्यव ने कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए समझाया कि डंजन सिर्फ इन्वेडर्स को रोकने के लिए नहीं होते। सिर्फ 1% डंजन्स दुश्मन होते हैं, बाकी ज्यादातर ताकतवर क्रीचर्स या डोमेन्स होते हैं जो इस दुनिया में घुस आते हैं। ये डंजन शायद एक सील्ड वर्ल्ड शार्ट को रोकने के लिए बना है। ये म्यूरल एक अराकनी डीमन की कहानी बताती है जो यहाँ कैद है।
उसने टेबल पर रखे 2 ट्रेजर्स को देखा। क्या ये दोनों वर्ल्ड कैटलिस्ट हैं? आशा ने पूछा। हाँ, आर्यव ने तेवर चढ़ाकर कहा। वहाँ एक अराकनी नाशक भाला और एक होरास का मनी जो मौजूदगी छुपाने के लिए था। ये चीजें पक्का उस साइन के फेट में लिखी थी। अगर आर्यव यहाँ नहीं आता तो आशा इसी मनी का इस्तेमाल करके डंजन से बाहर निकलती। आर्यव ने अपने फोन से उस फॉर्मेशन की फोटोज ली। क्या वो ब्लैक विडो बहुत ताकतवर होगी? आशा ने पूछा। शायद नहीं, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है और ये डंजन सिर्फ ई रैंक है, तो वो बहुत कमजोर हो चुकी होगी, आर्यव ने कहा और जमीन से कुछ सैंपल्स लिए। अब ऊपर चलो, मेरे ये चीजें उठाने के बाद ये जगह सेफ नहीं रहेगी। तुम जाकर आकाश की मदद करो अगर स्पाइडर्स हमला करें तो। आशा ने एक आखिरी बार हॉल को देखा और चली गई। आर्यव ने स्पीयर और मनी उठाया और ऊपर भागा। जब वो ऊपर पहुंचा तो हैरान रह गया। आशा दरवाजा रोककर खड़ी थी और आकाश एक नए मेहमान को गुस्से से देख रही थी। वो एक 12-13 साल का लड़का था जिसने रोब पहना था और हाथ में स्टाफ लिए आकाश को घूर रहा था। आर्यव ने आशा के पीछे छुपकर अपनी अप्रेजल स्किल यूज की। सत्यवीर सिल्वर, लेवल 51, बैटल मेज, अथॉरिटी 6। उसका फेट स्टेटस S+ था। आर्यव तुरंत पीछे हटा। ये बंदा अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन था। आशा के रिएक्शन से उसे समझ आ गया कि ये हरामी ही उसका फेटेड वन है और वही उसका टाइप भी है। आर्यव ने तुरंत अपनी डिस्गाइज स्किल एक्टिवेट की, मनी को छुपाया और स्पीयर पकड़कर बाहर निकल गया। यंग मास्टर आकाश, देखिए मुझे क्या मिला, आर्यव ने चिल्लाते हुए कहा। सॉरी आकाश, पर एक साइन को हराने का बेस्ट तरीका उसे दूसरे साइन से भिड़ाना है। अरे, ये प्यारा बच्चा कौन है? आर्यव ने हैरानी से पूछा और सत्यवीर की तरफ इशारा किया जो उसे थर की नजरों से देख रहा था। आर्यव अब मर्द नहीं था, उसने एक बहुत मशहूर मूवी स्टार का रूप धार लिया था। उसके लुक्स मीरा से 50% मैच करते थे। सॉरी आशा, मैं तुम्हारा मर्द चुरा रहा हूँ, उसने सोचा और अपनी सबसे प्यारी मुस्कुराहट बिखेरी। चैप्टर 84, सत्यवीर का शौक और आर्यव की चाल। सत्यवीर तो बस देखता ही रह गया। उसने आज तक ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। ये प्यारा सा बच्चा कौन है? तुम्हारी उम्र क्या है? वन्या ने अपनी सुनहरी आवाज में पूछा। मेरा नाम सत्यवीर है, मैं 13 साल का हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सत्यवीर ने अपनी बच्चों वाली एक्टिंग बरकरार रखते हुए कहा। उसे कब से पता था कि लड़कियां बच्चों को देखकर जल्दी अपना डर छोड़ देती हैं। उसे हैरानी हो रही थी कि अगर इस हसीना का पता चले कि वो असलियत में 30 साल का मर्द है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, तो मैं तुम्हें सेबी बुलाऊंगी। मेरा नाम वन्या है। ये मेरे यंग मास्टर आकाश हैं, वज्र संघ के वारिस, और वो आशा हैं, उनकी पहली मेड। वन्या ने इतना कहकर अपने मालिक की तरफ रुख किया। प्लीज़ यंग मास्टर, आप इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, ये तो अभी बच्चा है। वन्या ने दोनों के बीच खड़े होकर इल्तिजा की। आकाश ने उसे एक अजीब नज़रों से देखा, फिर धीरे से सर हिलाते हुए अपना भाला नीचे कर लिया। ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा, आकाश ने कहा, जिस पर सत्यवीर ने मन ही मन गाली दी। उसे लगा कि आकाश की क्या हिम्मत जो उसे मारे। सत्यवीर की इटर्नल बॉडी टेक्निक उसे इतनी तेज़ी से हील कर देती थी कि आकाश की मामूली टेक्निक्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मैं तो बस इसके अचानक आने से हैरान था। अगली बार बड़ों को ऐसे उछलकर मत डराना बच्चे, आकाश ने अकड़ कर कहा। सत्यवीर ने कुछ नहीं कहा, बस आकाश को घूरा और अपना स्टाफ वापस रख लिया। उसने सोचा कि वज्र संघ तो कोई 3rd रेट पावर है जिसे वो जब चाहे मिटा सकता है। उसे इसका नाम सिर्फ इसलिए याद था क्योंकि एक दिन बोर होते हुए उसने निचले दर्जे के सेक्ट्स की लिस्ट पढ़ी थी, पर जहाँ तक उसे याद था वो जगह तो बहुत दूर थी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि वो कुछ पूछता, वन्या ने ही सवाल कर दिया। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या तुम एक फुल प्लेयर हो? क्या किसी ने तुम्हें जानबूझकर यहाँ फेंका है? वन्या ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देखते हुए पूछा। सत्यवीर को लगा कि ये लड़की या तो बहुत भोली है या फिर मासूमियत का नाटक कर रही है। हाँ, मैं एक प्लेयर हूँ। मैं शैडो वैली की ट्रिप पर था जब मुझे एक अजीब गुफा मिली और अंदर घुसते ही मैं यहाँ पहुँच गया, उसने झूठ बोल दिया। अरे वाह, तुम्हारी उम्र में प्लेयर होना कमाल की बात है। तुम ज़रूर अमेजिंग होगे। क्यों यंग मास्टर, आप ही तो इसी की उम्र के थे जब आप प्लेयर बने थे, वन्या ने आकाश की तरफ मुड़कर कहा और फिर सत्यवीर को देखते हुए मासूमियत से सर टेढ़ा किया। लेकिन तुम्हारा शैडो वैली से क्या मतलब? हमने तो कभी उसके बारे में नहीं सुना। हम तो वज्र संघ के पास एक छोटी सी खाई से अंदर आए हैं। अच्छा, तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता मिला होगा। एक डंजन के कई रास्ते होना कोई नई बात नहीं है, पर ऐसा कम ही होता है। मैं नया वर्ता शहर के पास एक छोटे से सेक्ट से आया हूँ, सत्यवीर ने फिर झूठ बोला। वो असलियत में एक हिडन सेक्ट से था जो नया वर्ता से मीलों दूर था। नया वर्ता? रुको, इसका मतलब हम एक अलग कॉन्टिनेंट पर हैं, वन्या हैरानी से चिल्ला उठी, जिससे आकाश और आशा भी सत्यवीर को हैरत से देखने लगे। हाँ, ये तो कमाल है, सत्यवीर ने सर हिलाया। फिर उसने वन्या के नाजुक हाथों में उस खौफनाक भाले को देखकर पूछा कि वो क्या है। अरे, मैं तो भूल ही गई, यंग मास्टर, मुझे ये अंदर मिला। शायद ये उस ब्लैक विडो को मारने के लिए ही बना है। अंदर दीवारों पर तस्वीरें हैं जहाँ एक योद्धा इससे एक बड़ी स्पाइडर को मार रहा है। वन्या ने वो भाला आकाश को थमा दिया। अच्छा काम किया, आकाश ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सत्यवीर समझ गया कि वो भाला पकड़ने में कंफर्टेबल नहीं था और उस पर बनी स्पाइडर्स की तस्वीरों को छूने से बच रहा था।
उसे लगा कि आकाश पक्का फट्टू है जिसे स्पाइडर से डर लगता है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? सत्यवीर ने पूछा जब आकाश उसे चेक कर चुका था। आकाश को समझ नहीं आया क्या कहे। छोटे सभी, ये हथियार बहुत तेज है, कहीं तुम्हें चुभ न जाए, वन्या ने फिक्र से कहा। फिक्र मत करो, मैं भाले चलाने में माहिर हूँ, सत्यवीर ने उसे यकीन दिलाया। आकाश ने बिना कुछ कहे भाला सत्यवीर को दे दिया, जिसने उसे बड़े ध्यान से देखा और फिर वापस करने लगा। तुम ही रखो इसे, मुझे इसका रंग पसंद नहीं आया, आकाश ने अकड़ते हुए भाला लेने से मना कर दिया। सत्यवीर ने सर हिलाया और उसे रख लिया। उसे पता था ये कम से कम एस रैंक है और आकाश एक बेवकूफ है। मैं अंदर जाकर एक बार देखना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? सत्यवीर ने बिना जवाब का इंतजार किए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। आकाश ने पीछे से हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया। दरवाजे पर आशा खड़ी थी, उसने सत्यवीर को घूरते हुए रास्ता दिया। सत्यवीर ने देखा कि आशा सुंदर थी, पर उसकी एक आंख पट्टी से ढकी हुई थी। अंदर जाकर सत्यवीर ने कंफर्म किया कि वन्या सही कह रही थी। म्यूरल पर दिखाया गया था कि एक मजबूत आदमी ने उसे गुफा में फंसाकर एक बड़े पत्थर से रास्ता बंद कर दिया था। ये जरूर बॉस का कमरा था। जब वो ऊपर आया तो उसने देखा कि आकाश फिर से आकर दिखा रहा था। वो वन्या को डांट रहा था, जबकि आशा किसी थरकी को गालियां देते हुए बैग तैयार कर रही थी। चलो साथ चलते हैं सभी, यहाँ अकेले रहना खतरनाक है। वन्या उसके पास आई और धीरे से बोली, भाले का ध्यान रखना, यंग मास्टर को स्पाइडर से नफरत है, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये दे दिया, वरना वो इसे फेंक देते। सत्यवीर को यकीन हो गया कि आकाश स्पाइडर से डरता है। उसने देखा कि वन्या का हाथ थोड़ा सूजा हुआ था। क्या उसने तुम्हें मारा? उसने पूछा। वन्या ने बात टालते हुए कहा कि उसे आदत है, क्योंकि वो दूसरी मेड है, पर सत्यवीर ने उसके आंसू देख लिए थे। अगले 4 घंटे तक वो बॉस के कमरे की तरफ बढ़ते रहे। स्पाइडर्स का साइज बढ़ रहा था। आकाश पीछे से लड़ता था और उसकी दोनों मेट्स आगे ढाल बनकर खड़ी रहती थीं। सत्यवीर को आशा पसंद नहीं आई क्योंकि वो वन्या को गुस्से से घूरती रहती थी। थोड़ी देर बाद आकाश चेयर पर बैठ गया क्योंकि उसे भूख लगी थी। सत्यवीर ने देखा कि आकाश बहुत कमजोर लेवल का प्लेयर लग रहा था। सभी, ये खाओ। वन्या ने अचानक एक एनर्जी बार निकालकर उसे दी। सत्यवीर ने मना कर दिया क्योंकि वो किसी अनजान से खाना नहीं लेता था। वन्या ने वो बार खुशी खुशी खा ली, पर जो अगले ही पल हुआ उसने सत्यवीर को गुस्सा दिला दिया। आकाश ने वन्या के खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। वो उसे डांट रहा था कि उसने कीमती खाना अनजानों को क्यों दिया। वन्या ने कहा कि वो उसका अपना हिस्सा था, पर आकाश नहीं रोका। आशा भी वन्या को बुरा भला कह रही थी। सत्यवीर ने अपनी मुट्ठी कस ली, पर वो बीच में नहीं आया क्योंकि उसे अपने उस्ताद की नसीहत याद थी। वो बाहर आया तो डरपोक आकाश ने वन्या को छोड़ दिया। बाकी रास्ता तनावपूर्ण था। सत्यवीर के फायरबॉल्स ने रास्ते के जाले साफ कर दिए। उसके हाथ वाला भाला कमाल का था। स्पाइडर्स उससे डर रहे थे। वन्या चोरी छुपे उसे थोड़े जेम्स दे रही थी जब आकाश नहीं देख रहा होता था। जल्द ही वो एक गड्ढे के पास पहुंचे जो बॉस के कमरे की तरफ जा रहा था। बॉस नीचे ही होगा, सत्यवीर ने कहा। उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर वहां सरका हुआ था। वन्या, तुम अंदर जाओ और हालात चेक करो, आकाश ने अकड़ कर कहा और वन्या का हाथ पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। सत्यवीर तुरंत नीचे कूद गया। उसे लगा आकाश पीछे से हमला करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। नीचे उतरते वक्त भाले ने अचानक सत्यवीर के चेहरे पर कट मार दिया। उसने देखा कि भाले पर कुछ स्पाइडर के धागे उलझे हुए थे। उसने अपना जख्म साफ किया जो हील हो चुका था। इससे पहले कि वो वन्या को बुलाता, ऊपर से वो पत्थर वापस सरक गया और रास्ता बंद हो गया। आकाश ने उन्हें अंधेरे में कैद कर दिया था। कमीने, जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो तेरे वज्रसंग को मिटा दूंगा, वो गुस्से में चिल्लाया और रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे दूर से लड़ने की आवाज सुनाई दी। चैप्टर 8वें, गुफा का कांड और तुषार की किस्मत। अराग्नि को देखकर तुषार हैरान रह गया। क्लियरिंग कंडीशंस में लिखा था ब्लैक विडो को मारना, तो उसे लगा था कि कोई विशाल स्पाइडर होगी, पर उसके सामने ये आधी औरत और आधी माकड़ी जैसा जीव खड़ा था। अगर इंसानी हिस्सा सुंदर होता तो शायद ठीक होता, पर ये उसकी पसंद के हिसाब से बहुत ही भयानक और बदसूरत थी। तुषार को उसके गंदे चेहरे, 6 आंखों और उन बड़े बड़े दांतों से डरने लग रहा था जो उसके खुले हुए मुंह से अजीब तरह से बाहर निकले हुए थे। उसे गुस्सा तो उन छोटी छोटी मकड़ियों पर आ रहा था जो छत से लगातार नीचे गिर रही थी और लड़ते वक्त उसे बार बार काट रही थी। खुशकिस्मती से वो जहरीली नहीं थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उनका काटना दर्दनाक नहीं था। वो मन ही मन गालियां देते हुए अपने हाथ खुजा रहा था। तभी एक और ने उसे काट लिया। तेरी तो, वो जोर से चिल्लाया जब उसकी तलवार अराग्नि की एक टांग से टकराई। वो तुरंत पीछे की तरफ रोल हुआ ताकि उस जाले से बच सके जो उसने थूका था। फिर वो उठा और अपनी जलती हुई तलवार से उसकी टांग पर दूसरा हमला किया, पर नतीजा देखकर दंग रह गया। उस पर सिर्फ एक हल्का सा निशान पड़ा था। इस चीज का कवच बहुत सख्त था और 4 घंटे की लगातार लड़ाई के बाद तुषार के हमले कमजोर पड़ रहे थे। वो बहुत थक चुका था, पर शुक्र है कि वो जीव भी थक रहा था और सिस्टम उसे बार बार हीलिंग पिल्स दिए जा रहा था। लंबी लड़ाई के बाद अराग्नि की रफ्तार अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी। भले ही ये गुफा बहुत बड़ी थी, पर यहाँ रुकावटों की कमी नहीं थी। जमीन और छत पर बने बड़े बड़े पत्थरों ने उसे हिट फिरने के लिए अच्छी जगह दे दी थी। वो उन सबका फायदा उठा रहा था। उसे लग रहा था कि इसे जल्दी खत्म करना चाहिए।
सिस्टम ने वार्न किया था कि यहाँ दूसरे प्लेयर्स भी हैं, पर उनकी पहचान बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसे डर था कि शायद वो मोटा आदमी उसका पीछा करते हुए यहाँ ना आ गया हो, इसलिए वो जल्दी से बॉस के कमरे में पहुंचा ताकि डंजन क्लियर करके बाहर निकल सके। पर यह ज़िद्दी जानवर मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिस्टम नोटिस, एक प्लेयर पीछे से तुम्हारी तरफ आ रहा है, छुप जाओ। तुषार ने जल्दी से एक बड़ा पत्थर ढूंढा और मुश्किल से उसके पीछे खड़ा हो गया। अराकने ने भी हमला रोक दिया था क्योंकि उसे भी नए दुश्मन के आने का एहसास हो गया था। वो जोर से चिल्लाई और कुछ कदम पीछे हटी, जैसे अंधेरे से आने वाली चीज से डर रही हो। वो एक 12-13 साल का लड़का था। उसके हाथ में एक खौफनाक भाला था। तुषार उसे वार्न करना चाहता था, पर उसे तुरंत याद आया कि वो कहाँ है। ये एक डंजन था और वो लड़का भी एक प्लेयर था। सिस्टम नोटिस, ये बच्चा असलियत में एक बालिग है, धोखा मत खाना। ये तुमसे उम्र में 2 गुना बड़ा और ताकत में 3 गुना ज्यादा है। सिस्टम ने नोट किया है कि इसके हाथ वाला भाला इस मकड़ी को मार सकता है। सिस्टम नोटिस, चॉइसेस। पहला रास्ता, लड़के पर हमला करो और अराकने नाशक भाला छीन लो। कामयाबी पर भाला तुम्हारा होगा, पर उसके बाद अराकने से खुद लड़ना पड़ेगा। नाकाम होने पर तुम मरोगे नहीं, पर चाहोगे कि काश मर गए होते। दूसरा रास्ता, छुपे रहो और तमाशा देखो। साथ ही अपने फ़ोन से लड़ाई रिकॉर्ड करो और जब वो थक जाएं तब एक्शन लो। कामयाबी पर रिकॉर्डिंग बेचकर अमीर बन जाओगे। नाकाम होने पर तुम मरोगे नहीं, पर चाहोगे कि काश मर गए होते। तुषार ने नोटिस को अजीब नज़रों से देखा। चाहे वो कुछ भी चुनता, नाकामी का अंजाम भयानक था। पर वो अभी बहुत थका हुआ था, इसलिए वो छुपा रहा और देखने लगा कि कैसे उस बच्चे ने बहादुरी से लड़ाई शुरू की। वो उस अराकने से कहीं ज़्यादा ताकतवर था, जो अब पीछे हटने लगी थी। बच्चे के फेंके हुए फायरबॉल्स ने उसे कोने में ढकेल दिया था और उसके सारे जाले जला दिए थे। छोटी मकड़ियों के काटने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था जब वो उस थकी हुई अराकने के पास पहुंचा। तुषार के साथ हुई लड़ाई ने उसे पहले ही निचोड़ दिया था। अचानक वो बच्चा रुका और उस लाचार अराकने को अजीब नज़रों से देखने लगा। एक ऐसी भयानक चीख निकालने के बाद जो कोई बच्चा नहीं निकाल सकता, उसने भाला फेंक दिया और नंगे हाथों से उस पर टूट पड़ा। ये क्या हो रहा है? ये बच्चा क्या कर रहा है? ये तो थरकी निकला। तुषार शौक के मारे हाँपने लगा जब उसने वो गंदी हरकतें देखीं जो वो बच्चा उसके सामने कर रहा था। उसे ऐसे शो पसंद नहीं थे। क्या उसे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए? स्पाइडर पुलिस? और क्या ब्लैक विडो मिलन के बाद अपने पार्टनर को खानी ही जाती? क्या वो बच्चा खाया जाएगा? सिस्टम नोटिस, वो बंदा एफ्रोडिसियाक के असर में है। शायद किसी गंदी मकड़ी के काटने का असर है। क्या कर रहे हो? जल्दी रिकॉर्ड करो। ये मूवी प्लेयर्स के डार्क वेब पर मीलों में बिक सकती है। वो बंदा नया स्टार बन जाएगा। तुषार ने जल्दी से सर हिलाया और अपना फ़ोन निकालकर रिकॉर्ड करने लगा। उसे इसे किसी अनजान आईडी से भेजना होगा ताकि बदला ना लिया जा सके, पर कुछ कस्टमर्स इसे अच्छी कीमत पर ज़रूर लेंगे। शायद वो थर की आर्या विस में इंटरेस्ट ले। अबे यार, क्या ये बंदा ख़त्म करके डंजन क्लियर नहीं कर सकता? तुषार ने गाली दी। वो अराकने रहम की भीख मांग रही थी। तुषार उसकी चीखों से समझ सकता था, पर वो लड़का छोड़ने को तैयार नहीं था। 2 घंटे बीत चुके थे। अचानक तुषार को समझ आया कि सिस्टम का तुम चाहोगे कि काश मर गए होते का क्या मतलब था। अगर उस लड़के ने अराकने की जगह तुषार को चुना होता तो उसका अंजाम कितना भयानक होता। अचानक अराकने धीरे धीरे गायब होने लगी और तुषार की आंखों के सामने एक स्क्रीन आई। डंजन क्लियर्ड, बधाई हो। बंद होने में वक्त 59 मिनट्स। क्या क्या उसने इसे ऐसे ही मार दिया? तुषार हैरान था। उसने फ़ोन नीचे किया, रिकॉर्डिंग सेव की और उस बेहोश पड़े बच्चे को देखा। क्या उसे वो भाला चुरा लेना चाहिए? वो बच्चा बेहोश लग रहा था। उसे जल्दी फैसला करना था क्योंकि उसे रिवॉर्ड्स रूम भी ढूंढना था। सिस्टम नोटिस, वो भाला उठाओ और वहां से भाग जाओ। तुषार ने सर हिलाया और तुरंत काम पर लग गया। यहाँ मीरा बाकी लड़कियों के साथ हॉल साफ करने में बिजी थी, जहाँ हर तरफ खून बिखरा था। शायद उसने उस बंदे को बीच से चीरकर थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया था, क्योंकि उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से पूरे मार्बल के फर्श पर फैले हुए थे। मीरा ने फर्श रगड़ते हुए कहा, तुम उसे सीने में खंजर मार सकती थी, पिछवाड़े पर क्यों मारा? शुरू में उसे थोड़ी मतली हुई थी, पर वो जल्दी संभल गई। आर्याव ने डंजन में उन्हें एक गॉब्लिन चीरकर दिखाया था ताकि उसके कमज़ोर पॉइंट समझा सके। मुझे लगता है ये यंग मास्टर का असर है, मान्या ने मीरा की जगह जवाब दिया। मीरा हल्का सा शर्मा गई और पलटकर जवाब देने ही वाली थी कि डोरबेल बजी। वो जल्दी से रास्ता बदलने के लिए दरवाज़ा खोलने भागी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने पूछा जब सामने एक डिलीवरी वाला खड़ा था। ये पैकेज इस एड्रेस पर आया है, साइन कर दीजिए। मीरा ने सर हिलाया, जल्दी से अपनी स्किल से पैकेज स्कैन किया और साइन करके दरवाज़ा बंद कर दिया। पैकेज का रैपर ट्रांसपेरेंट था, तो वो देख सकती थी कि वो एक मैगजीन थी, परिवार की मंथली रिपोर्ट। फ्रंट कवर पर उसके यंग मास्टर की एक फ़ोटो थी जो एक सुनहरी कुर्सी पर बैठे थे। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, उभरता हुआ सितारा, एक नया एलीट। वो काफ़ी डैशिंग लग रहे थे, पर फोटो थोड़ी पुरानी थी। मीरा को लगा कुछ कमी है, पर वो समझ नहीं पा रही थी क्या। उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। वो अभी कहाँ होंगे? क्या वो ठीक होंगे? चैप्टर 86, डंजन का अंजाम और नया लेवल। आशा गुस्से में आकाश को घूर रही थी, जो फवारे पर अपना चेहरा धो रहा था। आर्यवुल उस बेचारे बच्चे को गुफा में कैद कर दिया था और खुद अकेला निकल आया था, जिसके बाद वो दोनों वापस मंदिर लौट आए थे। आशा का दिल किया कि वो सत्यवीर की मदद करे, पर आर्यव ने उसकी पावर्स लॉक कर दी थी, जिससे वो बेबस हो गई थी।
और आखिर में वो आर्यव की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उस बंदे ने सिर्फ इतना कहा था कि उन्हें बस नाटक करना है। बस थोड़ा इंतज़ार करो, जब मेरी अथॉरिटी तुमसे ज़्यादा हो जाएगी तब मैं अपना बदला लूँगी। उसने कसम खाई। सत्यवीर के साथ मिलकर जो कत्लेआम उन्होंने किया था, उसकी वजह से रास्ते स्पाइडर से बिल्कुल साफ थे, इसलिए उन्हें वापस आने में सिर्फ 30 मिनट लगे। आर्यव ने उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया और कहा कि वो कुछ लेने जा रहा है। आशा ने थोड़ी देर पहले कुछ जोर की आवाज़ें सुनी थीं। क्या वो फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर रहा था? लगभग 2 घंटे बाद आशा, जो आर्यव को मन ही मन गालियां देते देते बोर हो गई थी, उसने आकाश का सामना करने का फैसला किया। तुम एक लड़की हो ना? आशा ने आकाश से पूछा। आकाश वहीं जम गया और धीरे से आशा की तरफ देखने लगा। नहीं, मैं नहीं हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। पर वो आशा को बेवकूफ़ नहीं बना सका। उसे काफ़ी वक्त से शक था। आकाश की उंगली में जो अंगूठी थी वो जेंडर स्वॉपिंग रिंग थी। आशा की पुरानी यादों के मुताबिक ये चीज़ अनोखी थी और 50 साल पहले किसी कलेक्टर से चुराई गई थी। जो भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम आर्यव के पीछे क्यों घूमती हो? आशा ने पूछा। उसने आकाश का राज नहीं खोला, पर वो सोच रही थी कि क्या आर्यव को इसके बारे में पता है। आकाश थोड़ा हिचकिचाया, पर जब उसे याद आया कि आर्यव ने आशा को अपनी नई असिस्टेंट बताया है, तो उसने पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसके सेक्ट ने धोखा दिया, कैसे वो भागी, फिर आर्यव से मिलना और उनके बीच की डील। अच्छा, तो तुम सच में वज्रा संघ की यंग मास्टर हो? आशा ने हैरानी से कहा। हाँ, फिर से एक बार यंग मास्टर की तरह एक्टिंग करना काफ़ी रिफ्रेशिंग था, आकाश ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। लेकिन उस बच्चे से झूठ क्यों बोला? आर्यव, वो कमीना बहुत ही बेरहम है, वो चिल्लाई। शायद आकाश पर, शायद खुद पर, या शायद पूरी दुनिया पर। अपने यंग मास्टर को कमीना और बेरहम कहना बहुत बदतमीजी है। मैं तुम्हें बाद में सजा दूंगा, आर्यव ने मंदिर के दरवाजे पर अचानक प्रकट होते हुए कहा। वो कब से वहां खड़ा उनकी बातें सुन रहा था? आशा ने थोड़ा शर्माते हुए सोचा। आर्यव धीरे धीरे चलकर हॉल के बीच में आया, अपनी फोल्डिंग चेयर निकाली और उस पर आराम से बैठ गया। क्या तुम सत्यवीर के लिए परेशान हो? मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। वो बंदा लगभग 30 साल का है। वो अमर निवास की कोई इटर्नल बॉडी आर्ट प्रैक्टिस कर रहा है। क्या तुम जानती हो वो क्या है? आर्यव ने आशा से पूछा। क्या? आशा सत्यवीर की उम्र पर यकीन नहीं करना चाहती थी, पर अगर इटर्नल बॉडी आर्ट वाली बात सच थी तो ये मुमकिन था। आर्यव के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी, और वो आर्ट आशा की यादों में भी था। इससे सत्यवीर के हाई लेवल का भी पता चलता था। ये एक प्राचीन आर्ट है जो एक भूली बिसरी सेक्ट प्रैक्टिस करती थी, अमर निवास, पर वो सेक्ट तो कब की खत्म हो चुकी है, उसने समझाया। अब उसे लगा कि शायद आर्यव ने जो किया वो सही था। उस सत्यवीर की हिम्मत कैसे हुई खुद को 12 साल का बताने की? कितना गंदा आदमी है। पर आर्यव फिर भी बहुत बेरहम था, उसने सोचा, बिना ये जाने कि उसके मालिक ने असलियत में सत्यवीर के साथ जो किया था वो उसकी सोच से कहीं परे था। आर्यव ने उसे हैरत से देखा। अमर निवास बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। वो रेकनिंग के बाद बाकी हिडन पावर्स के साथ वापस आई थी और दुनिया पर कब्जे के लिए लड़ी थी। शुरू में उसे टॉप 5 पावर्स में गिना जाता था, पर एक भयानक हादसे में वो तबाह हो गई। उनके सेक्ट मास्टर की शादी के दिन एक एस्टेरॉयड ने उनके सेक्ट को मिटा दिया, सबको मार दिया। शायद वो कोई इत्तेफाक नहीं था। जब भी कोई सायोन इन्वॉल्व होता है, बातें अजीब मोड़ ले लेती हैं। लगता है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई, और उस बंदे के पास पहले से ही अराकनेनाशक भाला है। वो इस वक्त गुफा में उससे लड़ रहा है, आर्यव ने कहा, जिस पर आशा में सर हिलाया। वही वो खतरा था जिसके बारे में मैंने तुम्हारी फेट देखते वक्त बताया था। अभी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। आर्यव ने अपने बैग से पानी की एक बोतल निकालते हुए कहा। उसके अंदर कुछ था, एक मकड़ी। ये क्या है? आशा ने पूछा, जबकि आकाश धीरे से पीछे हट गया। ये ब्लैक विडो है, इस डंजन का असली बॉस, आर्यव ने आह भरते हुए कहा। वो बेवकूफ़ अभी भी गुफा में अराकवे से लड़ रहे हैं, बिना ये जाने कि वो बॉस नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा था, ब्लैक विडो को मारो। उस चीज़ की सिर्फ 6 आंखें हैं, जबकि ब्लैक विडो की 8 होती हैं। क्या डंजन बॉस अराकने नहीं है? और उन तस्वीरों का क्या? आशा ने पूछा। मैंने कहा ना, वो डंजन ने नहीं बनाई है, वो किसी और दुनिया की पावर ने बनाई है। दुनिया अराकने को आसानी से मार सकती थी। क्या तुम जानती हो कि दुनिया कब किसी टारगेट के चारों तरफ डंजन बनाती है? आर्यव ने पूछा। आशा ने मना में सर हिलाया। टारगेट, जो अक्सर एक मॉन्स्टर होता है, उसकी फेट एस रैंक या उससे ऊपर होनी चाहिए। दुनिया उसे मार नहीं बकती, इसीलिए उसे कैद कर लेती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, एस फेट वाली चीज़ों को मारना नामुमकिन है, पर बॉस तो रोज़ मारे जाते हैं, आशा ने कहा। उसे फेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो अपनी असली दुनिया में मारना मुश्किल होते हैं, इसीलिए डंजन बनता है, उन्हें उनकी असली डेस्टिनी से काटने के लिए। आर्यव ने बॉटल में बंद उस प्यारी सी ब्लैक विडो को देखते हुए कहा। दुश्मन ब्लैक विडो, स्किल पॉइजनस बाइट SSS, पॉइजनस मिस्ट S+, पॉइजनस कॉप्स SSS। इतने सारे एस देखकर आर्यव की आंखें दुखने लगी। ये चीज़ सच में खतरनाक थी। ये खामोशी से गुफा के दरवाजे के पास छिपी निकलने का मौका ढूंढ रही थी। जब आर्या वानिया बनकर अंदर गया था, उसने डिस्गाइज का इस्तेमाल किया था, पर उसकी फेट इंस्टिंक्ट ने उसे खतरे से वॉर्न किया। तब उसे ये चीज़ मिली और उसने इसे अपनी खाली बॉटल में बंद कर लिया। फिर आर्यव ने अपनी रिंग से एक और बॉटल निकाली जिसमें गुलाबी रंग का लिक्विड था। सोल करोडिंग पॉइजन, रैंक SS।
ये वही बॉटल्स थीं जो उसने क्लिफ पर मियाज़मा भरने के लिए छोड़ी थीं। वो बस उन्हें लेने गया था और रास्ते में मकड़ियों के घोंसलों को ग्रेनेड से उड़ा दिया था। इस जहर से मैं ब्लैक विडो को मारूंगा। उसने जहर एक बॉटल से दूसरी में डाला। ये जहर उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी रूह को ख़त्म करेगा, और जब वो मरेगी उसका शरीर जहरीला हो जाएगा और आर्यव को एक नया कंबाइंड पॉइजन मिलेगा। जैसे ही जहर मकड़ी पर गिरा उसने हिलना बंद कर दिया। अब बस इसे यहाँ छोड़ना था और देखना था कि कैसा नया जहर बनता है। डंजन क्लियर्ड। बधाई हो। बंद होने में वक्त 59 मिनट्स। आशा ने नोटिफिकेशन देखा और सर हिलाया। ये बंदा भले ही थरकी हो पर जानकारी कमाल की रखता है। अगर इन्हें ये नहीं पता होता तो शायद सालों यहाँ हर छोटी मकड़ी को मारने में निकल जाते। अगर तुम मेरी ब्लड लाइन छुपाना चाहते हो तो अभी कर दो। बाहर निकलते ही वो मुझे पकड़ लेंगे। आशा ने टाइमर को देखते हुए कहा। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी ब्लड लाइन पहले ही लॉक कर दी है। इससे तुम्हें थोड़ी कमजोरी महसूस होगी। मैं इसे तभी खोल सकता हूँ जब मैं तुम्हारे पास हूँ, और मैं तुम्हें वो हुरास का मनी भी दे सकता हूँ, पर मेरे पास इसके लिए बेहतर प्लान्स हैं, आर्यव ने कहा, जिससे आशा थोड़ी चिढ़ गई। आकाश, तैयार हो जाओ, अपग्रेड में थोड़ा दर्द होगा क्योंकि तुम्हारी पावर्स बहुत बढ़ने वाली हैं, आर्यव ने दूर बैठे आकाश से कहा। और बाहर निकलते ही हम शायद खाई के नीचे होंगे। तुम छुपकर मेरा इंतजार करना। बैरन अभी भी वहां ढूंढ रहा होगा। अगर कोई दिखे तो मार देना। बैरन का नाम सुनते ही आशा के चेहरे पर खूनख्वार एक्सप्रेशन आ गए। फिक्र मत करो, मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। अफसोस कि रिवॉर्ड्स रूम उसी गुफा में रह गया, आर्यव ने कहा, जबकि तो तुषार को देख रहा था जिसने वहां एक बड़ी शील्ड ढूंढी थी। आर्यव ने उसे वहीं छोड़ दिया। उसे अभी उसकी जरूरत नहीं थी। आर्यव को अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी उंगली काटकर जमीन पर एक जादुई घेरा, मैजिकल सर्कल बनाना शुरू कर दिया। ये क्या है? आशा ने पूछा। जब ये डंजन बंद होगा तो ये कहाँ जाएगा? आर्यव ने पूछा। वही जहाँ से हम आए थे। रुको, इसके तो कई रास्ते हैं अलग कॉन्टिनेंट्स पर, तो इसकी लोकेशन कहीं और होगी, आशा ने शौक में कहा। एग्जैक्टली, ये एक ब्लड टारगेट आ रहे हैं। जब मेरे पास बड़े फॉर्मेशन के लिए मटेरियल्स होंगे, मैं अपने खून से इस जगह को लोकेट कर पाऊंगा और असली खजाना ले पाऊंगा। आर्यव ने समझाया कि असली खजाना रिवॉर्ड्स रूम नहीं बल्कि वो मियाज़मा और ऊपर से आने वाली रोशनी है। वो रोशनी सूरज की नहीं थी बल्कि ऊपर कोई बहुत बड़ा खजाना था जिसे लेने के लिए वो अभी बहुत कमजोर थे। आर्यव ने अपना आरे खत्म किया और बॉटल स्टोरेज रिंग में रख दी। वक्त हो गया है, उसने टाइमर देखते हुए कहा। शुक्र है सत्यवीर बेहोश था और 3 दिन तक नहीं उठेगा। उसे कुछ याद नहीं रहेगा, इसीलिए आर्यव एक वीडियो पब्लिश करेगा उसे याद दिलाने के लिए। अगर निक जिंदा होता तो आर्यव उसे इस दवा के लिए शुक्रिया कहता। आर्यव ने बस जल्दी से अपने सस्ते जेम्स बेचे ताकि उसकी मर्चेंट स्किल लेवल अप हो सके। डंजन क्लोजिंग, इंटीग्रेटिंग विद द वर्ल्ड। आर्यव मुस्कुराया जब उसने अपनी रिवॉर्ड स्क्रीन देखी। रिवॉर्ड्स: टोटल स्पाइडर स्किल 25,121, स्मॉल 1,132, मीडियम 43, बिग 2, ह्यूज। बॉस ब्लैक विडो किल्ड 1 by 1, क्लियरिंग कंट्रीब्यूशन 35%, टोटल स्कोर 74,772x। लेवल अप, लेवल 12, स्ट्रेंथ +4, एजिलिटी +4, इंटेलिजेंस +6, लक +5, चार्म +2, ऑर्डर +3। Class leveled up, fate increased to D+ rising, skills, admin appraisal modified, more details, admin merchant leveled up, cooldown reduced, and limited disguise leveled up, added taste disguise, bloodmaster seal leveled up, slaves 3+4। टेस्ट डिस्गाइज, क्या कोई मुझे खाने वाला है? आर्यव ने सोचा जब उसे हल्कापन महसूस हुआ और वो एक सूखी नदी के रास्ते पर प्रकट हुआ जहाँ हर तरफ इंसानी हड्डियां थीं। ये वही खाई का निचला हिस्सा था। उसने फौरन डिस्गाइज एक्टिवेट किया और आशा की तरफ बढ़ा। वहाँ आकाश ने पहले ही बैरन के 5 आदमियों को मार गिराया था। आर्यव ने हैरानी से उनके स्टेटस देखे। फेट एनालिसिस अब और भी गहरा हो गया था। नाम: अक्षरा डॉनर, लेवल 71, क्लास थंडर वॉरियर, स्टेटस ब्लड स्लेव SSS, अथॉरिटी 7, फेट स्टेटस पावर S, डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, डिजाइन अनअफेक्टेड ड्यू टू मास इट्स फेट वीवर, टोटल -S, डार्क सायन। ओ, तो ये होता है डार्क सायन का मतलब। आर्यव ने सर हिलाया। उसकी फेट बहुत स्ट्रॉन्ग थी पर उसके खिलाफ थी, पर लगता है अब वो बदल रही है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। आर्यव को फर्क नहीं पड़ता था। वो खुश था कि उसे एक नया ताकतवर बटलर मिल गया है। चलो घर चलते हैं, आर्यव ने कहा, जबकि दूर आसमान में एक फ्लैट चमकी। तुषार की लोकेशन मिल गई थी, पर वो बंदा इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। चैप्टर 87, वर्धान हवेली में वापसी और वानिया का जाल। जब आर्या, वर्धान और उसके 2 साथी हवेली पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। उन्हें देर हो गई क्योंकि आर्यव ने वर्धान परिवार की नज़रों से बचने के लिए लंबा रास्ता चुना था। उसे रास्ते में 2 गाड़ियां उधार लेनी पड़ी थी। हवेली पहुंचते ही आर्यव ने देखा कि गेट पर कोई गार्ड नहीं था। वो प्लान कर रहा था कि आशा लीना राजपूत से उसे मरवा देगा, पर टूटे हुए गेट को देखकर आर्यव ने तेवर बदले और बिना कुछ बोले तेजी से अंदर चला गया। आशा और आकाश ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे हो लिए। मेन दरवाजे पर पहुंचते ही एक प्यारी सी लड़की उछलकर उसकी बाहों में आ गई। यंग मास्टर, मैंने आपको बहुत मिस किया, मीरा ने कहा और अपना सर उसकी गर्म छाती पर टिका दिया। क्या हुआ, क्या सब ठीक है? आर्यव ने फिक्र से पूछा और धीरे से उसके रेशमी बालों को सहलाया। हाँ, बस उस बेवकूफ़ गार्ड की गर्दन कट गई, मीरा ने उसे छोड़े बिना कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि आर्यव के कपड़े मिट्टी से भरे थे। चलो अंदर चलकर बात करते हैं।
आर्यव ने कहा और दरवाजे पर झुककर सलाम करती हुई हेमा की तरफ देखा। हेमा, ये आशा है, मेरी नई असिस्टेंट। इसे बेटा और बाकियों के पास ले जाओ और फिर डिनर तैयार करो। आर्यव ने आशा की तरफ इशारा किया और मीरा को इग्नोर किया जो उसका हाथ नोच रही थी। मीरा थोड़ी जेलस थी। गंदे यंग मास्टर हर बार कहीं जाते हैं तो एक नई लड़की घर ले आते हैं, उसने मन ही मन कोसा। हेमा ने आर्यव का हुक्म सुनकर सर हिलाया, फिर आशा को देखा। मिस आशा, प्लीज मेरे पीछे आइए। आशा तुरंत हेमा के पीछे चल दी, पर जाते जाते उसने आर्यव और मीरा को हैरानी से देखा। उस लड़की के नक्शे उसे कहीं देखे देखे से लग रहे थे। आर्यव ने सर झटका और मीरा को देखा, जो अब भी उसे चिपकी हुई थी। उसने धीरे से उसके बाल पीछे किए और उसके माथे पर किस किया, जिससे मीरा शौक में थोड़ा पीछे हटी। चलो अब, ये यंग मास्टर थक गया है। आकाश, तुम भी जाकर आराम करो, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसने आकाश से कहा और मीरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच ले गया। खिड़की से झांक रही मान्या और माया ने शर्माते हुए तुरंत सलाम किया। तुम दोनों ठीक हो ये देखकर खुशी हुई, मेरे लिए कॉफी लाओ, मैं स्टडी रूम में हूँ, उसने कहा और मीरा को खींचते हुए उस स्टडी रूम में ले गया जिसे उसने पहले कभी यूज नहीं किया था। वो आर्मचेयर वहां उसका इंतजार कर रही थी, जिसके चारों तरफ अलमारियां नकुल वर्धान की गंदी पसंद वाली मैगजीन से भरी थीं। कितनी वल्गर टेस्ट है, पर यह अच्छा है। अगली बार जब कोई मेहमान आएगा तो मैं उन्हें यहाँ लाऊंगा ताकि मेरी डीजेनरेट इमेज और पक्की हो सके। वो बैठ गया और शर्माती हुई मीरा को अपनी गोद में बिठा लिया। आखिरकार अब थोड़ा सुकून मिला, उसने आह भरते हुए कहा। अब बताओ क्या हुआ था? मीरा ने बताया, वज्र संघ का एक एल्डर अपने 2 चेलों के साथ आया था। वो आकाश के लिए आए थे। उसने सुबह हुई लड़ाई की पूरी डिटेल सुनाई। बुरा नहीं है, मेरी गलती है, मुझे गार्ड्स रखने चाहिए थे, पर मैं नहीं चाहता था कि वर्धान फैमिली की कोई भी नज़र मेरे पास आए। क्या तुमने मेरे पिता देवराज या शंकर को इन्फॉर्म किया? मीरा ने मना कर दिया, क्योंकि दोनों ही मिस्टी माउंटेन के डंजन में बिजी थे। आह, तो ये बात है। खैर, मैंने पहले ही वज्र संघ को ठीक करने के लिए सत्यवीर सिल्वर को भेज दिया है, आर्यव ने कहा। वो जानता था कि सत्यवीर उन्हें कमजोर कर देगा जब तक वो उनका खजाना लूटने नहीं पहुंचता। आकाश असली वारिस था, तो उसे राज पता होंगे। दरवाजे पर दस्तक हुई और माया कॉफी लेकर अंदर आई। मिस मीरा तो बहुत बोल्ड होती जा रही हैं, उसने शर्माते हुए सोचा और निकल गई। आर्यव ने सुकून से कॉफी की चुस्की ली और अपनी खुद की पावर बिल्ड करने की कसम खाई ताकि उसे इतनी भागदौड़ ना करनी पड़े। तभी आर्या वर्मा का कॉल आया। भाई, कल व्हाइट होटल में शहर के बड़े इन्वेस्टर्स की पार्टी है, आओगे? आर्यव ने पहले मना किया, पर जब आर्या ने कहा कि वहां उसकी फियांसे होगी और परिवार की मंथली रिपोर्ट में उसकी फोटो कवर पर है, तो आर्यव का दिमाग घूम गया। उसने रिपोर्ट मंगवाई और देखा कि दादी इंदुमती वर्धान ने उसे एलीट तो बना दिया है, पर सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। दादी मुझे टारगेट बना रही हैं ताकि असली एलीट्स छुप सके। ठीक है, मैं वही करूंगा जो वो चाहती हैं, मैं उनका सबसे डीजेनरेट एलीट बनकर दिखाऊंगा। उसने आर्या को वापस कॉल किया। मेरा इरादा बदल गया है, मैं पार्टी में जाऊंगा और मैं अपने साथ एक एस्कॉर्ट लेकर आऊंगा। फिर उसने मालिनी शर्मा को कॉल मिलाया। मालिनी, कल रात तुम्हें मेरे साथ व्हाइट होटल चलना है। मीरा ने जलन में उसकी जांघ पर जोर से चिमटी काटी। थरकी, उसने सोचा। फिक्र मत करो मीरा, आर्यव ने उसे मनाते हुए कहा। तुम मेरे प्लान के लिए बहुत सुंदर हो। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो स्लटी दिखे, ताकि सब मुझे एक गिरा हुआ पर्वर्ट समझे। तुम मालिनी के लिए सबसे हॉट ड्रेस ढूंढ लो। उधर एक पुराने अपार्टमेंट में मालिनी अपने बिस्तर पर बैठी थी जब उसकी कजिन रिया ने उसे ताना मारा। सुना है डेट पर जा रही हो? पुराने दिन याद आ गए क्या, जब चाचा तुम्हें हर किसी के साथ भेजते थे? कविता ने अपना होंठ काट लिया। वो अपना अतीत भूलना चाहती थी। तभी रोहन अंदर आया। कविता, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या पता वो कोई थरकी यंग मास्टर हो। वो एक्चुअली मालिनी को बेचने का प्लान कर रहा था। मालिनी ने सर हिलाया। ठीक है, पर मेरे बॉयफ्रेंड का गुस्सा बहुत बुरा है। ये आर्यव के लिए उसका आखिरी टेस्ट था। अगर उसने रोहन को सबक सिखाया तो मालिनी हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। चैप्टर 88 बहनों का मिलन और नया बटलर। आशा को मुख्य हवेली से थोड़ी दूर एक मॉडर्न बिल्डिंग की तरफ ले जाया गया। हेमा ने बताया कि ये नौकरानों के रहने की जगह है और बाकी लड़कियां मेरे साथ यहीं रुक रही हैं। यंग मास्टर ने मुझे उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखने का हुक्म दिया है। वो बिल्डिंग के अंदर गए और दूसरी मंजिल पर एक रोशन स्टडी रूम में पहुंचे। आशा खामोशी से उन लड़कियों को देखने लगी जो मैथ के सवाल सॉल्व करने में बिजी थीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जब वो तारन की हवेली में कैद थी तो वो हर रात छुप छुप कर उन्हें पढ़ाती थी, पर तब उनके पास ज़रूरी सामान नहीं था। वो हमेशा चाहती थी कि ये लड़कियां एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएं। भले ही उस थरकी यंग मास्टर के हाथ में ये ज़िंदगी परफेक्ट नहीं थी, पर वो देख सकती थी कि वो उनका ख्याल रख रहा है। वो साफ सुथरी थीं, अच्छे कपड़े पहने थीं और उनके चेहरों पर सुकून था। शायद वो बंदा उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। आशा के कदमों की आहट सुनकर बेटा ने ऊपर देखा और अपनी बड़ी बहन को मुस्कुराते हुए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आशा, वो शौक में चिल्लाई, जिसे बाकी सबने भी ऊपर देखा। वो वहीं जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये असली इंसान है या कोई भूत। क्या हुआ, अपनी बड़ी बहन का स्वागत नहीं करोगी?
आशा ने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे पहले थीटा ने रिएक्ट किया और आशा से लिपटकर रोने लगी। फिर एक एक करके सब लड़कियां उससे लिपट गईं। हेमा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और खामोशी से वहां से निकल गई। उसे डिनर तैयार करना था और लड़कियां अपनी बड़ी बहन के साथ थोड़ा प्राइवेट वक्त डिजर्व करती थीं। हमें लगा आप मर चुकी हैं, बेटा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर मैं बच गई, आशा ने ज़्यादा डिटेल्स दिए बिना कहा। मायानगर कैसे पहुंची आप? गामा ने पूछा। मैं इत्तेफाक से आर्यव से मिली और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तो आप यंग मास्टर से मिली, क्या आप हमारे साथ यहीं रहेंगी? थीटा ने उम्मीद से पूछा। हाँ, मैं जाहिर तौर पर उनकी नई असिस्टेंट हूँ, आशा ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। सब लड़कियां खुशी से झूम उठीं। तारन के बेसमेंट के उन काले दिनों में आशा ही उनका अकेला सहारा थी। तुम्हारे बारे में क्या? तुम आर्यव के हाथ कैसे लगी? आशा ने पूछा। वो मिस मीरा थीं जिन्होंने हमें बचाया, बेटा ने समझाया कि कैसे मीरा ने उन्हें वहां से निकाला और हवेली खाली करवाई। आशा ने तारीफ में सर हिलाया, पर जब उसे पता चला कि आर्यव ने लड़कियों को कैसा चॉइस दिया था तो वो उसे गाली देने लगी कि कैसे वो छोटे बच्चों को मैनिपुलेट करता है। पर वो जानती थी कि अगर उन लड़कियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता तो वो मारी जाती या उससे भी बुरा होता। क्या मीरा वही नकाब वाली लड़की है? आशा ने पूछा। हाँ, वो आपकी तरह ही बहुत दयालु हैं, ईटा ने जवाब दिया। क्या तुमने नकाब के नीचे उसका चेहरा देखा? आशा ने फिर पूछा। नहीं, पर मानिया के मुताबिक मीरा सबसे सुंदर लड़की है जो उसने आज तक देखी है। आशा ने सोचा कि उसे उस लड़की का चेहरा ज़रूर देखना चाहिए। वो वहाँ बैठ गई और उनकी ज़िंदगी और पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। 1 घंटे बाद मानिया अंदर आई और बताया कि आर्यव ने सबको मेन डाइनिंग रूम में डिनर के लिए बुलाया है। चलो फिर चलते हैं, आशा ने कहा और लड़कियां अपनी किताबें संभालकर डिनर के लिए निकल पड़ीं। जब आर्यव मीरा का हाथ पकड़कर डाइनिंग रूम में आया तो सब लड़कियां पहले से ही वहां बैठी उसका इंतजार कर रही थीं। वो शावर लेकर एलिगेंट कपड़ों में तैयार था। वो अपनी मेन चेयर पर बैठ गया, मीरा उसके बगल में बैठी और आकाश पीछे खड़ा हो गया। आकाश, तुम भी बैठ जाओ, ये कोई फॉर्मल डिनर नहीं है, आर्यव ने मुस्कुराकर कहा। मानिया और माया ने जल्दी जल्दी डिशेस लगाईं और फिर हेमा के साथ बैठ गईं। आर्यव चाहता था कि ये एक बड़े फैमिली डिनर जैसा हो। यंग मास्टर, मालिनी का कॉल आया था, वो कल शॉपिंग जाना चाहती है, क्या हम उसके साथ जा सकते हैं? मानिया ने पूछा। अब उसे आर्यव से बात करने में डर नहीं लगता था। ओह, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने सोचा है कि मीरा उसके लिए एक अच्छी ड्रेस चुनेगी क्योंकि कल वो मेरे साथ एक ऑफिशियल पार्टी में जाएगी। उसे सुबह यहीं बुला लो। उसने आर्या को मैसेज करके एक बड़ी गाड़ी मंगवाई। मान्या ने तुरंत मालिनी को मैसेज कर दिया। आकाश, मैं चाहता हूँ तुम भी चलो। शॉपिंग के वक्त मुझे कुछ काम है तो तुम मेरे साथ रहोगे, आर्यव ने ऐड किया। आकाश का मुंह खाने से भरा था, उसने बस सर हिला दिया। आर्यव ने सोचा कि उसे इस लड़की आकाश को थोड़ा मैनर सिखाने पड़ेंगे। यंग मास्टर, मैं हवेली के लिए नया गार्ड ढूंढ रही थी, आपकी कोई पसंद? हेमा ने पूछा। इसे 2 दिन के लिए टाल दो, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, पर गेट ठीक करवा लो और सर्वेलेंस इक्विपमेंट मंगवा लो, हम खुद इंस्टॉल करेंगे। आर्यव ने उस मास्टर रिंग के बारे में सोचा जो उसे नकुल से मिली थी, जिसमें 41 गुलामों के निशान थे। उसे उन्हें ढूंढना था। और कल तुम सबकी छुट्टी है, आशा के साथ अपना दिन एंजॉय करो, उसने कहा, जिससे बच्चे खुश हो गए और आशा उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हेमा देखने गई और 5 मिनट बाद गंभीर चेहरे के साथ वापस आई। यंग मास्टर, परिवार से कोई आया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं तो मैंने उसे स्टडी रूम में बिठा दिया है। आर्या उठा और सबको खाना कंटिन्यू करने को कहा। स्टडी रूम में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफ़ेद बाल, पतली मूछें और एक अक्कड़ू मिजाज। यंग मास्टर, मैं ओलाफ हूँ, परिवार का हेड बटलर। मुझे आपको एलीट बनने के इनाम देने के लिए भेजा गया है, ओलाफ ने झुककर कहा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आर्यव ने अक्कड़ में आर्मचेयर पर बैठते हुए कहा। क्या मिला मुझे? पैट्रियार्ट महाराज ने पहले ही मुझे एक कंपनी और प्रॉपर्टीज दी हैं, उसने जमाई लेते हुए कहा। ओलाफ ने उसे 3 लिफाफे दिए। पहला, शहर में परिवार की बटालियन को कमांड करने का हक। दूसरा, एक स्पेशल बटलर, वेबसाइट पर जाकर की एंटर कीजिए और चूज कीजिए। तीसरा, परिवार की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर को ग्लोबली यूज करने का हक। अब मैं चलता हूँ। ओलाफ सलाम करके निकल गया। आर्यव ने लिफाफे देखे, उनमें वो चीज नहीं थी जो एलिट्स को मिलती थी, परिवार के वॉल्ट में जाने का मौका। लगता है दादी इंदुमती से ये चीज छीननी पड़ेगी। क्या हुआ यंग मास्टर? मीरा ने फिक्र से पूछा। कुछ नहीं, आओ कंप्यूटर पर मेरे साथ चूज करो। उसने वेबसाइट खोली। बटलर एक हाई रैंकिंग सर्वेंट होता है जो अपने मालिक के सारे बिजनेस और कनेक्शन संभालता है। वेबसाइट पर बहुत से मर्दों की फोटोज थीं। आर्यव ने आखिर में एक मोटे पर हैंडसम लड़के की फोटो देखी। ये बंदा बहुत ढीला लग रहा है, मीरा ने कहा। एग्जैक्टली, ये एक थरकी और ढीला इंसान लगता है, पर ये एक बेहतरीन बटलर है। इसका नाम करण था। पिछली जिंदगी में वो उसकी बड़ी बहन के लिए काम करता था। वो लॉयल और एफिशिएंट था। आर्यव ने उसे सिलेक्ट किया और फाइनलाइज कर दिया।
तुरंत उसका फ़ोन बजा। हेलो यंग मास्टर, मैं करण हूँ। मैं अभी आइलैंड पर हूँ और 2 दिन में मायानगर पहुँच जाऊँगा। कुछ चाहिए तो बताइए, उसने एक ही सांस में कहा। सॉरी, यहाँ कोई यंग मास्टर नहीं है, गलत नंबर है। आर्यव ने मजाक किया। क्या? रुको, करण घबरा गया। अबे गधे, मजाक कर रहा हूँ, अगली बार ध्यान रखना। आर्यव ने उसे डांटा। अब मेरे लिए $2 मिलियन अनमार्क तैयार रखो, ये तुम्हारा टेस्ट है। उसने तुषार के बारे में सोचा जो जल्दी ही कांटेक्ट करने वाला था। क्या आप सच में मेरे यंग मास्टर हैं? करण ने कंफ्यूजन में पूछा। सिक्योर फैमिली फ़ोन पर कॉल कर रहा है गधे। आर्यव ने फ़ोन काट दिया। इसे ऐसे डांटना ठीक है? मीरा ने पूछा। हाँ, ये ऐसे ही काम करता है, उसने जवाब दिया। आर्यव ने अंगाई ली और मीरा की तरफ मुड़ा। चलो अब सोते हैं, मुझे अपने सबसे प्यारी हगिंग पिलो की याद आ रही है। उसने मुस्कुराकर उसकी कमर में हाथ डाला और उसे कमरे की तरफ ले गया। चैप्टर 8 रात की खामोशी और दिल की बातें। आशा आज रात बेटा और बाकी लड़कियों के साथ एक ही कमरे में रुकी थी। उन्होंने साथ सोने का फैसला किया क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत मिस कर रही थीं। हेमा ने भी उन्हें नहीं रोका जब वो जमीन पर गड्ढे बिछा रही थीं। आशा छत को देखते हुए आज की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। तभी उसे बेटा की आवाज़ सुनाई दी। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। आशा, आपको यंग मास्टर कैसे लगते हैं? बेटा ने पूछा। वो एक थर्की है, बाकी सब की तरह, आशा ने जवाब दिया। पर मुझे लगता है वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें सहारा दिया और इतने अच्छे से रखा जबकि उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बेटा ने कहा। यहाँ तक कि उन्होंने हमें ऑनलाइन शॉपिंग करके कपड़े और ज़रूरत का सामान लेने की भी छूट दी। ये उसने किया या उस मीरा ने? आशा ने सवाल किया। किया तो मिस मीरा ने, पर उन्होंने बताया कि ये सब यंग मास्टर की ही मर्जी थी, बेटा ने बताया। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, क्या पता किसी दिन वो तुम्हें अपनी किसी थरकी दोस्त को बेच दे, आशा ने डर जताया। हम पहले ही उनकी नौकरानियां हैं, हम कर ही क्या सकते हैं, बेटा ने ठंडी आह भरते हुए कहा। आशा खामोश रही। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगे। हमें पता है उन्होंने तारन की हवेली पर हमला किया था और वो नहीं चाहेंगे कि ये राज बाहर जाए। और मुझे लगता है वो इतने हैंडसम हैं कि बुरे नहीं हो सकते, एप्सिलॉन ने अचानक कहा, जिससे आशा ने सर पीट लिया। ये लड़की तो गई काम से। ये उनके प्लेयर होने का असर है, चार्म स्टैट्स। मानिया ने बताया था कि प्लेयर्स के पास वैसे ही स्टैट्स होते हैं जैसे उस वीडियो गेम में जो हमने दोपहर को खेला था, बेटा ने समझाया। क्या उन्होंने तुम्हें प्लेयर्स के बारे में बताया? आशा ने हैरानी में सर उठाया। इसका मतलब था कि आर्या उन्हें अपने साथ रखना चाहता है, बेचना नहीं। हाँ, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था जब तक मिस मीरा ने अपने खाली हाथों से एक ठोस पत्थर नहीं तोड़ दिया, थीटा ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। लगता था सारी लड़कियां जाग रही हैं। मैं भी एक प्लेयर हूँ, आशा ने गद्दे पर लेटते हुए कहा। उसने सोचा कि शायद आर्या बिन लड़कियों को भी प्लेयर्स बनाना चाहता है, पर यह इतना आसान नहीं था। क्या आप प्लेयर हैं सच में? लड़कियों ने हैरानी से पूछा। हाँ, बस इत्तेफाक से हो गया, उसने झूठ बोला। वो बचपन से प्लेयर थी। क्या आप ताकतवर हैं? आपकी क्लास क्या है? गामा ने पूछा। किसी प्लेयर से स्टैट्स पूछना बदतमीजी है, पर हाँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरी क्लास वॉरियर है, उसने कुछ सांस छुपाते हुए कहा। क्या आप मिस मीरा और आंट हेमा से भी ज़्यादा स्ट्रांग हैं? थीटा ने पूछा। शायद, पर मुझे उनका लेवल नहीं पता तो कह नहीं सकती, आशा ने आह भरी। इतनी ताकत होने के बाद भी वो उस थर की आर्यव के हाथ लग ही गई। कल हमें क्या करना चाहिए? बेटा ने बात बदलते हुए पूछा। मुझे लगता है हमें जिम के पूल में जाना चाहिए। हमारा ऑर्डर किया हुआ सामान आ गया है, हमें अपने नए स्विमिंग सूट्स ट्राई करने हैं, डेल्टा ने कहा। तारण ने उन्हें स्विमिंग सिखाई थी ताकि उनकी सेल अच्छी हो, पर तब वो उन्हें कुछ पहनने नहीं देता था। हाँ, बहुत वक्त हो गया, बेटा ने मुस्कुराकर कहा। आशा को गुस्सा आया ये सोचकर कि आर्यव की गंदी नज़रें उसकी बहनों को पूल में देखेंगी, पर उसने खुद को डांटा। उसे आर्यव के बारे में इतनी सेंसिटिविटी क्यों हो रही है? आकाश, अक्षरा बैल्कनी में बैठी हुई धुंधले चांद को देख रही थी। उसके हाथ में वज्रा संघ का डिसाइपल टोकन था, जिस पर एक निशान था जो उसे रद्द इनवैलिड बनाता था। वो निशान आकाश के दिल पर भी था। ये सब उसके सबसे अच्छे दोस्त और उसके बाप की वजह से हुआ था, जिन्होंने उसके पिता को मारकर गद्दी हड़प ली थी, पर वो बदला लेगी। वो डंजन से निकलते ही वापस जाना चाहती थी, पर यंग मास्टर ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि बदला ठंडे दिमाग से लिया जाता है। उन्होंने वॉर्न किया कि हर सेक्ट की अपनी एक सिक्योरिटी फॉर्मेशन होती है, जिसे तोड़ना आसान नहीं। यंग मास्टर ने सत्यवीर सिल्वर को वहाँ भेजकर अपना काम करवा लिया था। सत्यवीर बदला तो लेगा, पर उन्हें पूरी तरह तबाह नहीं करेगा, लेकिन जो भी हो वो फॉर्मेशन टूट जाएगी। अब उन्हें बस सेक्ट की खबर आने का इंतजार था। मानिया और माया खामोशी से अपने बिस्तर पर लेटी थीं। बहन, हमें यंग मास्टर को अपने फैसले के बारे में कब बताना चाहिए? मानिया ने पूछा। मैं डिनर के बाद बताने वाली थी, पर वो थोड़े अपसेट लग रहे थे तो कल पर छोड़ दिया, माया ने जवाब दिया। हाँ, वही सही है। देखा नहीं मीरा उनसे कैसे चिपकी हुई थी? उन्हें थोड़ा साथ वक्त देने दो, मानिया ने कहा। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। मीरा ने बताया था कि वो अभी किसी औरत को छू नहीं सकते।
लड़कियां बेवकूफ़ नहीं थीं। उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ रुकी तो उन्हें आर्यव की लवर समझा जाएगा। ये उनके लिए अच्छा था क्योंकि वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती थीं। आर्यव अमीर था, हैंडसम था और उनका ख्याल रखता था। उसने उन्हें प्लेयर्स बनाया और डंजन में उनकी जान बचाई। उस थर की तुषार से तो लाख गुना बेहतर था। आर्यव उतना बुरा नहीं था जितना दिखावा करता था। वो जब लड़कियों को देखता था तो उसकी नज़रों में हवस नहीं बल्कि एक बड़े भाई जैसा प्यार होता था। क्या वो मालिनी को भी अपने साथ मिला लेंगी? मानिया ने पूछा। शायद, पर उसके लिए यही बेहतर होगा। उसकी जिंदगी आसान नहीं है। हमें एक नई बहन मिल जाएगी, माया ने शर्माते हुए कहा। मुझे लगता है यंग मास्टर जहाँ जाएंगे एक नई बहन साथ लेकर आएंगे, मानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हेमा ने सोने से पहले हवेली का एक आखिरी चक्कर लगाया। उसने कॉरिडोर से लड़कियों के हंसने की आवाज़ें सुनी। ये बुरा नहीं था। यंग मास्टर वाकई महान है। हेमा ने पहले भी कई लोगों की सेवा की थी और वो जानती थी कि वर्धन परिवार में कितना अंधेरा है। इन लड़कियों का ऐसे हंसना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब वो पहले आर्यव से मिली थी उसे लगा था वो नकुल या बलाराम जैसा कोई थरकी होगा, पर बात करके समझ आया कि ये सब एक दिखावा, फसाड है। ये यंग मास्टर एक जीनियस है। बाहर की रूमर्स झूठ हैं और वो उनका फ़ायदा उठा रहा है। शुरू में जब उसने लड़कियों को उसके कमरे में भेजा था तो वो डर गई थी, पर लड़कियों ने बताया कि उसने उन्हें छुआ तक नहीं, बस साथ सोने दिया। लड़कियों के दिलों में उसके लिए अब डर नहीं, इज्जत थी। हेमा को याद आया कैसे उसने उन्हें नकुल से बचाया और उसे एक हीलिंग पिल दी। उसने उन्हें प्लेयर्स बनाया। आर्यव एक बेहतरीन मालिक है और यहाँ भेजा जाना शायद उसके लिए सबसे अच्छी बात थी। आर्यव मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में सो रही उस सुंदर लड़की मीरा को देख रहा था। जब वो सेरेमनी से पहले उससे मिला था उसका प्लान सिर्फ उसे यूज़ करना था, पर उसकी मासूमियत और प्यार देखकर वो उसे पसंद करने लगा। उसे यकीन हो गया कि मीरा उससे सच्चा प्यार करती है। डंजन में जब मीरा ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया तो आर्यव के दिल की वो दीवार टूट गई जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में अपनी पत्नी की मौत के बाद बनाई थी। उसे एहसास हुआ कि वो मीरा से प्यार करता है और उसे कुछ नहीं होने देगा। अब सवाल था उसके परिवार का। वो लोग देर सबेर उसे ढूंढते हुए आएंगे ही। अगर उसे मीरा को अपने पास रखना है तो उसे मीरा को अपनी मेन वाइफ बनाना होगा। उसे अपने परिवार को, खास करके अपनी दादी इंदुमती को मनाना होगा। शायद वो लावानिया लिंडा वाला लव डे भी फिक्स कर सके, पर अभी उसे एक वाइटल कंपोनेंट का इंतजार था जो उसके प्लान के लिए ज़रूरी था। उसे अपने और मीरा के ब्लड लाइन्स को अवेकन करना था। अभी के लिए वो बस मीरा को अपनी बाहों में लेकर सुकून से सोना चाहता था। बाकी बातें कल सुबह के लिए।